हेलो एवरीवन, हार्दिक स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर हम आपको प्रोवाइड करते हैं 100% फ्री एजुकेशन, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ में। आज का जो सेशन है वो हमारा मेंस्ट्रुएशन 2D एंड 3D के ऊपर बेस्ड है और ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से सवाल आपके पेपर में बिल्कुल दिखाई देगा, जरूर दिखाई देगा। बट यहां पर ना बच्चों के अंदर एक डर बैठा हुआ होता है, उन्हें लगता है कि हमें ज्योमेट्री नहीं आती, हमें ट्रायंगल के बारे में नहीं पता बहुत ज्यादा, हमें क्वाड्रिलेटरल के बारे में नहीं पता, सर्कल के बारे में नहीं पता, सेक्टर के बारे में नहीं पता, तो शायद हमसे ये सवाल नहीं बनेंगे। तो वो यहां पर अपना टाइम जो है वो इन्वेस्ट नहीं करते हैं। सवाल में अगर कहीं पर भी उन्हें फीलिंग आ जाती है कि ये मेंस्ट्रुएशन 2D या 3D का सवाल है तो वो उसको छोड़ देते हैं, वहां से कट लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आसान सा टॉपिक है, बहुत कुछ ऐसा है जो आपको ऑलरेडी आता है, आपने बचपन में पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो आज के सेशन में मैं आपको बिल्कुल अलग तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूंगा, जैसा कि मैं नॉर्मली अपने क्लासेस में पढ़ाता हूं। मैं कभी भी ज्योमेट्री जब शुरुआत करता हूं या ज्योमेट्री के बाद जब मेंस्ट्रुएशन 2D 3D स्टार्ट करता हूं तो मैं कभी भी फॉर्मूले से स्टार्ट नहीं करता, क्योंकि इसके बहुत सारे फॉर्मूलेज आपको ऑलरेडी मालूम है, बस आपको थोड़ा सा रिकॉल करवाना होता है। ठीक है, तो हम पहले क्या करते हैं कि थ्योरी पढ़ते हैं, पूरी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, एक एक फॉर्मूला डिस्कस करते हैं, तो थोड़ा बोरिंग हो जाता है ये चैप्टर। तो आज हम थोड़ा यूनिक तरीके से पढ़ेंगे, हम सवालों के थ्रू चीजों को जानेंगे, समझेंगे और उसको नोट डाउन करते चलेंगे। ठीक है, तैयार हो आप? चलो, तो बहुत मजा आने वाला है। और सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर जो है वो ये रहा। अब ये जो सवाल है, ये सवाल किस टाइप का सवाल है पहले मैं आपसे बता देता हूं कि आपको पता होगा कि बहुत सारे फिगर्स होते हैं आपके मेंस्ट्रुएशन 2D और 3D में। तो अगर मैं 2D की बात करूं तो फॉर एग्जांपल आपके पास में क्वाड्रिलेटरल है, तो आप क्वाड्रिलेटरल के अंदर आपके पास में स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, रोम्बस हो गया, ऐसे कई सारी चीजें आती हैं। इनके बीच में कोई रिलेशन होगा या इनका रिलेशन किसी दूसरे फिगर के साथ में होगा, मान लो ट्रायंगल के साथ में है या सर्कल के साथ में है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई वायर है, उस वायर को मैंने स्क्वायर के फॉर्म में बनाया, उस वायर से मैंने एक स्क्वायर बनाया। अब उसी वायर का यूज करके अगर मैं सर्कल बना दूं तो वायर तो वही है, बट यहां पर उस वायर से पहले स्क्वायर बनाया और फिर सर्कल बनाया, तो स्क्वायर और सर्कल के बीच में एक रिलेशन स्टैब्लिश हो जाएगा यहां पर। ठीक है, कैसा रिलेशन होगा वो भी अपन आगे पढ़ेंगे। तो इस टाइप के जो रिलेशन वाले सवाल होते हैं वो आपसे बहुत पूछे जाते हैं आपके पेपर में। तो कैसे करेंगे इन सवालों को आज ही हम जानने वाले हैं। तो पहला सवाल बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ते हैं। A wire when bent in the form of a square encloses an area of 484 centimeter square. What will be the enclosed area when the same wire is bent into the form of a circle? तो आपके पास में एक वायर है, उस वायर से आपने स्क्वायर बनाया, उस स्क्वायर का एरिया आपके पास में 484 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। इसकी मदद से मैं उस स्क्वायर का साइड निकाल सकता हूं। अगर उस स्क्वायर का साइड पता चल गया तो क्या मैं उस स्क्वायर का पेरीमीटर निकाल सकता हूं? पेरीमीटर क्यों निकाल रहा हूं? क्योंकि उस वायर की टोटल लेंथ आ जाएगी, क्योंकि उस वायर से मैंने स्क्वायर बनाया, तो उस स्क्वायर का जो भी पेरीमीटर होगा वही उस वायर की लंबाई होगी। अच्छा, ठीक है सर। अब उसी वायर से अगर मैंने सर्कल बनाया है तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो वायर की लंबाई है और जो सर्कल का सर्कमफ्रेंस है वो सेम होगा। हां सर। और आपसे क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है कि उस सर्कल के थ्रू जो एरिया इंक्लोज होगा वो कितना होगा। तो सर्कल के एरिया के लिए मुझे रेडियस चाहिए होगा, है ना। तो ध्यान से देखो मैं कैसे करूंगा, ध्यान से देखो मैं कैसे करूंगा। देखो, मैंने बोला मेरे पास में एक वायर है, ये मैंने वायर ले लिया, ये मेरा क्या है सर? वायर है। ठीक है, अब इस वायर से मैंने एक बार क्या बना दिया, एक बार मैंने स्क्वायर बना दिया, एक बार मैंने क्या बना दिया? स्क्वायर बना दिया। और फिर इसी वायर से मैंने एक बार क्या बना दिया? सर्कल बना दिया। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी साइड जो होती है वो ए और ए होती है, ए ए ए ए ए। ठीक है, और इसका एक सेंटर होता है, यहां पर एक रेडियस होता है। ठीक है सर, इसका एरिया क्या होता है सर? ए स्क्वायर। इसका एरिया क्या होता है सर? पाई आर स्क्वायर। ठीक है सर, तो ये दोनों के एरिया हो गए, ये दोनों के क्या हो गए सर? एरिया हो गए। इसका पेरीमीटर होता है, तो इसका पेरीमीटर क्या होता है सर? 4 टाइम्स ऑफ ए। इसका सर्कमफ्रेंस होता है, तो इसका सर्कमफ्रेंस कितना होता है सर? 2 पाई आर। ये बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? ठीक है सर। अब कंडीशन ये है कि यहां पर इस स्क्वायर का जो एरिया है वो कितना है सर? 484 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अगर 484 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो यहां से मुझे समझ में आता है कि ये जो वैल्यू दी गई है ये आपको दी गई है 484। तो यहां से मुझे समझ में आ गया कि ए की जो वैल्यू है वो मेरे पास कितनी है सर? 22 है। 22 का स्क्वायर है ये? हाँ सर 22 है। अगर ये 22 है तो यहां से ये कितना आ जाएगा सर? 4 × 22 यानी कि 88 आ जाएगा सर। ठीक है सर, यहां तो कोई दिक्कत नहीं सर। अगर ये इसका पेरीमीटर 88 है तो उसी वायर का इस्तेमाल करके सर्कल बनाया, तो उस सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होगा वो भी कितना होगा? वो भी 88 होगा, यानी कि ये सामने कितना आ जाएगा सर? 88 आ जाएगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब हमने देखा कि 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7
इंटू आर इज इक्वल टू 88 दिया गया। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। अब हम बात करते हैं कि सर ये जो 2 और 22 यानी कि 44 इसको क्या बना देगा 2, तो आर की जो वैल्यू है वो 7 2 से कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो आर की वैल्यू यानी कि रेडियस हमारे पास कितना आ गया 14 आ गया। आपको क्या चाहिए, आपको तो सर्कल का एरिया चाहिए, तो सर्कल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, तो हमने एरिया निकाला तो वो कितना होगा पाई आर स्क्वायर यानी कि 14 का स्क्वायर। तो यहां पर हम 22/7 लिखेंगे, यहां पर हम लिखेंगे 14 इंटू 14। ठीक है सर, अब हम यहां पर इसको काटापीटी मचाएंगे, तो काटापीटी मचाएंगे तो कैसे मचाएंगे, 7 से जाएगा 2 बार। ठीक है सर, तो ये कितना हो जाएगा सर 44 इंटू 14। अब यहां पर आप चाहो तो ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हो, कैसे कर सकते हो ध्यान से देखो। मुझे मालूम है कि इसके यूनिट बेस पे 4 है, यहां भी 4 है, तो जो भी आंसर होगा उसके यूनिट बेस पे 6 होगा। एक ही ऑप्शन है जिसके यूनिट बेस पर 6 है, तो वही मेरा आंसर होगा। बाकी आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। तो कभी कभी इस तरह की चीजों का भी इस्तेमाल करना चाहिए, उससे आपका बहुत सारा टाइम बचता है। यहां पर इसको मल्टीप्लाई करने में सदियां नहीं लगेंगी, बट कुछ सेकंड्स लगेंगे, वो सेकंड्स आप बचा लोगे तो आगे आपको काम आएंगी वो सारी चीजें। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की है तो बता सकते हैं आप। सिंपल है, सरल है। तो यहां पर इस सवाल के थ्रू हमें क्या पता है, हमें पता चला कि यार सर्कल का एरिया क्या होता है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, और ये चीज हमें तो पहले से पता थी, तो हमने बस उसी का इस्तेमाल कर लिया। दोनों के पेरीमीटर और सर्कमफ्रेंस हमें पता होने चाहिए थे, वो हमें पहले से पता थी। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इस सवाल पर। अब ये सवाल क्या है सर, देखिए सेम टाइप का सवाल है, बट अब रिलेशन चेंज हो रहा है ना। पहले मेरा रिलेशन किसका था, स्क्वायर और सर्कल का, अब किसका रिलेशन है, सर्कल का और स्क्वायर का। अब वो कैसा बना है देखते हैं, उसमें पूछा क्या है वो भी देखते हैं। तो आपसे बोला ए वायर व्हेन बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल having a radius of 56 meter, what will be the length of each side of a square if the same wire is bent in the form of square? ठीक है सर, ठीक है सर। अब यहां पर आपको सर्कल के बारे में जानकारी देकर स्क्वायर के बारे में पूछ रहा है, तो हम ये बोलेंगे कि यार एक वायर है जिससे मैंने एक सर्कल बनाया। इस सर्कल का सेंटर ये आपका रेडियस, ठीक है, और रेडियस कितना है सर 56 है। रेडियस कितना है सर आपका 56 है। ठीक है सर, अब यहां पर उसी वायर का इस्तेमाल करके हम क्या बना रहे हैं, उसी वायर का इस्तेमाल करके हम स्क्वायर बना रहे हैं। ठीक है सर, और इस स्क्वायर का मुझे क्या चाहिए सर, मुझे चाहिए लेंथ ऑफ ईच साइड, यानी कि मुझे साइड की लेंथ चाहिए। ठीक है सर, करते हैं सर। मुझे मालूम है कि अगर इसका रेडियस 56 है तो इसका जो सर्कमफ्रेंस होगा वो कितना होगा सर 2 पाई आर, यानी कि 2 इंटू 22/7 इंटू 56। तो यहां से अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहां पर ये जाएगा, काटापीटी मचानी पड़ेगी हमें, काटापीटी मचाएंगे तो ये जाएगा कितनी बार 8 बार, तो यहां पर हो जाएगा 16 इंटू 22। 16 इंटू 22, तो 16 इंटू 22 का मतलब ये हो गया 16 इंटू 22, तो ये कितना हो जाएगा सर 32, और ये हो जाएगा सर 32, तो ये हो जाएगा आपका कितना 352। ये कितना हो जाएगा 352। ये आ गया आपका सर्कमफ्रेंस। अच्छा, अगर ये सर्कमफ्रेंस है तो यही तो आपका क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा। यही तो आपका क्या हो जाएगा, पेरीमीटर हो जाएगा। हाँ सर, पेरीमीटर हो जाएगा। तो यहां पर अगर ये पेरीमीटर होगा तो इसका पेरीमीटर कितना होगा सर 4a, और 4a की वैल्यू कितनी है सर हमारे पास 352 है। 4a की वैल्यू कितनी है सर हमारे पास 352 है ना। एक बार देख लेते हैं, है ना, एक बार देख लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है सर, तो हमसे क्या बोला था 56 उसका रेडियस है, 2 पाई आर किया अपन ने, सर्कमफ्रेंस निकाल लिया, 16 इंटू 22 हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास में आ गया। अब हमको साइड निकालनी थी, तो हम क्या करेंगे, a इज इक्वल टू 4 8 जा 32। ठीक है, और 4 8 जा 32, यानी साइड जो आएगा वो कितना आएगा 88 आएगा, और साइड ही पूछा है, साइड ही पूछा है। ठीक है ना। अब इसके बाद वो क्या क्या पूछ सकता था आपसे, एरिया पूछ सकता था, तो 88 का स्क्वायर कर देते, है ना। कुछ भी पूछ सकता था आपसे, पूछ सकता था कि इसका जो डायगोनल है वो क्या होगा। अगर ये a है, ये 90 डिग्री है, तो ये जो होगा ये a√2 होता है। ठीक है, अभी पूछा नहीं है, बट मैं आपको एडिशनली एक जानकारी दे रहा हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक कोई दिक्कत है बेटा, कोई परेशानी है नहीं। ठीक है, ये ऊपर क्या है सर, ये वायर है। ये ऊपर क्या है सर, आपका वायर है। ठीक है, ये वायर है। इसको देखते हैं एक बार, चल अब इसको देखते हैं। अब यहां पर भी वही चीज है, बट यहां पर अभी क्या हो रहा है, सर्कल और रेक्टेंगल के बीच में रिलेशन बनाया गया। तो सवाल को अच्छे से पढ़ते हैं। ए वायर शेप ऑफ ए सर्कल whose radius is 42 centimeter, it is bent to form a rectangle. The ratio of length and breadth is 6:5. So find the length and breadth of rectangle. ठीक है सर, तो यहां पर एक वायर से सर्कल बनाया गया, उस सर्कल का रेडियस हमें पता है,
उसी वायर को हमने यूज किया है रेक्टेंगल बनाने के लिए। रेक्टेंगल की जो लेंथ और ब्रेथ है यानी लंबाई और चौड़ाई है उसके बीच का जो रेशियो है वो 6:5 है। आपसे रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ पूछ रहा है, कैसे करेंगे ध्यान से देखेंगे। मैंने कहा कि यार मेरे पास में वायर है, मेरे पास में वायर है और इस वायर से मैंने क्या बनाया, इस वायर से मैंने सर्कल बनाया और इसी वायर से मैंने रेक्टेंगल बनाया, इसी वायर से मैंने रेक्टेंगल बनाया। ठीक है सर। अच्छा, अब इसका सेंटर हो गया, ये रेडियस हो गया और रेडियस मुझे कितना दिया है 42 दिया, तो ये आपके पास में कितना है सर 42 है। ठीक है सर। अब इसका जो भी सर्कमफ्रेंस होगा, इसका जो भी सर्कमफ्रेंस होगा यानी कि इसका जो सर्कमफ्रेंस होगा वो इस वायर की लंबाई होगी और उसी वायर की जो लंबाई होगी उसी से हमने ये बनाया, तो इसका जो पेरीमीटर होगा है ना, इसका जो पेरीमीटर होगा और इसका जो सर्कमफ्रेंस होगा वो सेम होगा। हाँ सर ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिखा 2, ये हो गया आपके पास 22/7 और यहाँ पर कितना है सर 42 है। ठीक है सर, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम ये कर सकते हैं कि 7 से ये जाएगा कितनी बार 6 बार, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना 12 × 22, 12 × 22। अब 12 × 22 कैसे करेंगे ध्यान से देखो, हमने यहाँ पर लिखा 24 और यहाँ पर लिखा 24, तो ये हो जाएगा 264, तो ये आ जाएगा आपके पास में 264। अब ये जो 264 है वो इस रेक्टेंगल का क्या है पेरीमीटर है, तो इसकी कुछ लंबाई होगी और इसकी कुछ चौड़ाई होगी और इसका जो पेरीमीटर होगा वो आपको पता होना चाहिए वो क्या होता है, ट्वाइस ऑफ L + B होता है। कैसे सर, L 2 बार आया जोड़ेंगे तो 2L होगा, B 2 बार आया जोड़ेंगे तो 2B होगा। ठीक है सर, ये जो चीज है ये किसके बराबर है 264 के बराबर है। ये आ गया आपके पास में कितना 264। अगर 2 से कैंसिल करेंगे तो L + B जो आएगा वो आएगा आपके पास में 132। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब लेंथ जो है और जो ब्रेथ उसका रेशियो 6:5 है, तो मैंने मान लिया लेंथ जो है वो आपका कितना है 6K और ब्रेथ जो है वो आपका कितना है 5K। तो अगर 6K और 5K को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 11K आएगा और 11K जो है वो आपके पास में 132 है। तो K की वैल्यू साफ साफ मुझे दिख रही है कि कितनी है सर 12 है। अगर K की वैल्यू 12 हो गई तो 6 × 12 करने पे कितना आएगा सर 72 और 5 × 12 करने पे कितना आएगा सर 60, यानी कि जो लेंथ है और जो ब्रेथ है वो 72 और 60 है, 72 और 60 है। तो 72 और 60 यानी कि ये 4th ऑप्शन जो है ये मेरे सवाल का सही जवाब है। ये 4th ऑप्शन जो है ये मेरे सवाल का सही जवाब है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट पे चल रहा है, बस हम फिगर के साथ खेल रहे हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत इसमें बेटा नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इस सवाल पे आते हैं, इस सवाल को ध्यान से पढ़ते हैं। आपसे बोलता है पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। तो स्क्वायर का जो पेरीमीटर है और सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है वो इक्वल है। इसका मतलब क्या है कि सेम वायर से हमने स्क्वायर और सेम वायर से हमने सर्कल बनाया होगा। इफ द एरिया ऑफ सर्कल इज 3850, सर्कल का जो एरिया है वो 3850 है। आपसे बोल रहा है कि स्क्वायर का एरिया बताओ, स्क्वायर का एरिया बताओ। कैसे करेंगे इस सवाल को ध्यान से देखो, कैसे करेंगे इस सवाल को ध्यान से देखो। मैंने ये बोला कि मेरे पास में सर्कल का एरिया दिया गया है, सर्कल का क्या दिया गया है, मुझे एरिया दिया गया है। तो अगर सर्कल का एरिया दिया गया है तो सर्कल का एरिया तो πr² होता है और ये कितना है सर 3850। क्या हम यहां से रेडियस निकाल सकते हैं? हाँ सर रेडियस निकाल सकते हैं। तो मैंने कहा रेडियस क्या हो जाएगा सर आपका 3850 अपॉन कितना हो जाएगा सर पाई हो जाएगा। हाँ सर पाई हो जाएगा। अच्छा पाई क्या होता है सर, पाई होता है आपका 22/7। तो यहां पर लिखेंगे आप 22/7। फिर क्या होगा सर, ये 7 उचक के ऊपर चला जाएगा। तो अगर ये 7 उचक के ऊपर चला जाएगा तो ध्यान से देखो ये कैसा दिखाई देगा आपको, ये आपको दिखाई देगा ऐसा, ये आपको दिखाई देगा ऐसा। ठीक है सर, यहां तक समझ में आ गया। अब क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखो। अब आपने यहां पर ये बोला कि सर ये जो 385 है ना, सिर्फ 385 पे फोकस किया मैंने। किस पे फोकस किया मैंने? सिर्फ 385 पे फोकस किया। 385 में 3 और 5 का सम बीच में लिखा है, यानी कि ये जो नंबर है 385 ये 11 का क्या है, मल्टीपल है। 11 का मल्टीपल है यानी कि 11 × 35 करने पे आएगा ये। हाँ सर 11 × 35 करने पे आएगा और 0 लगा यानी कि 10 हो गया। और ऊपर कितना है सर 7 है। नीचे कितना लिखा सर, नीचे लिखा है 2 × 11। ठीक है सर, समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, यहां से हम ये 11 से ये जाएगा एक बार, ठीक है सर। 2 से ये जाएगा कितनी बार, 5 बार। और 5 × 7 35 और ये भी 35, तो ये कितना होगा सर 35 का स्क्वायर। तो 35 का स्क्वायर r² के बराबर, यानी r जो है वो कितना है सर 35 है। r जो है वो कितना है 35 है। तो रेडियस आ गया हमारे पास। हाँ सर रेडियस तो आ गया। अब रेडियस आ गया तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, उससे फर्क ये पड़ेगा कि हमसे बोला गया है कि स्क्वायर का पेरीमीटर और सर्कल का सर्कमफ्रेंस बराबर है, बोला गया है। तो मैंने कहा जो स्क्वायर का पेरीमीटर है, स्क्वायर का पेरीमीटर है वो कितना होता है सर 4a, अगर उसकी साइड हमने a मानी है तो। और सर्कल का हमें चाहिए सर्कमफ्रेंस, तो वो कितना होगा सर 2πr।
तो ये आपस में क्या है सर, बराबर है। ये आपस में क्या है सर, बराबर है। आपसे क्या बोल रहा है, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालो। एरिया ऑफ स्क्वायर के लिए आपको साइड पता होनी चाहिए, तो वही हम यहां से निकाल लेंगे। तो हमने यहां पर लिखा सर ये 4a है, यहां पर 2 इंटू पाई यानी कि 22/7, और रेडियस आपके पास कितना है सर, 35 है। रेडियस आपके पास में कितना है सर, 35 है। अब यहां पर हम क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, ध्यान से देखो। 7 से ये जाएगा कितनी बार सर, 5 बार जाएगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक्चुअली में क्या लिखा है सर, ये 2 इंटू 11 लिखा हुआ है। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं, यहां पर हम देख पा रहे हैं कि ये जो 2 है और ये जो 2 है, ये इस 4 को खा जाएगा। तो एक ही जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, 11 इंटू 5 55, 11 इंटू 5 55। तो एक ही वैल्यू अगर 55 है तो हमें तो एरिया निकालना है स्क्वायर का, वो कितना होता है सर, a का स्क्वायर यानी कि 55 का स्क्वायर। और 55 का स्क्वायर कितना होगा सर, आपका हो जाएगा 5 6 30 और 5 का स्क्वायर 25। ठीक है ना। कोई भी ऐसा नंबर जिसके यूनिट प्लेस पर 5 होता है, अगर आप उसका स्क्वायर करते हैं तो उसके लास्ट टू डिजिट क्या आते हैं, 25 आते हैं। अब इस 5 को अगर हम हटा देंगे तो जो बचेगा उसको उसके आगे वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 के आगे कौन आता है, 6। 5 इंटू 6 कितना होता है, 30। तो ये लिख दिया। ठीक है, फिर से देख लो। अगर जैसे मान लो 45 का स्क्वायर आपको करना है, तो 45 का स्क्वायर करना है तो यहां पर 5 है, तो इसके जो लास्ट 2 डिजिट होंगे वो तो आपके कितने होंगे सर, 25 होंगे। अब 5 को हटाने के बाद जो कुछ भी बच रहा है उसको उसके आगे वाले से मल्टीप्लाई कर दो। 4 के आगे कौन आता है, 5 आता है, तो 4 5 से कितना होगा, 20 होगा। तो यहां पर आपका जो आंसर होगा वो 25 होगा। तो इस तरह से आप किसी भी नंबर का स्क्वायर बहुत आसानी से कर सकते हो जिसके यूनिट बेस पे क्या है, 5 है। तो वही चीज मैंने यहां पर इस्तेमाल की। तो हमारा जो आंसर है वो कितना है सर, 3025। 3025 यानी कि जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारे इस सवाल का क्या है, सही जवाब है। कोई दिक्कत है कि नहीं है, बताइए। ठीक है, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इसको यहां से क्लीन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर क्या बोल रहा है, द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल आर इक्वल, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल इफ सर्कल, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल इफ एरिया ऑफ स्क्वायर इज 484। अच्छा, तो यहां पर क्या बोल रहा है, यहां पर क्या बोल रहा है आपसे कि भैया पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल जो है वो बराबर है। ठीक है सर, सेम टाइप का सवाल हो गया सर आपका। आपको सर्कल का एरिया पूछ रहा है, अगर स्क्वायर का एरिया आपको ये दिया है। तो मैंने कहा यार स्क्वायर का जो एरिया है वो a इंटू ए के हिसाब से 484 आपको दिया गया है। तो a स्क्वायर अगर 484 है, इसका मतलब a की वैल्यू कितनी हो गई सर, 22 हो गई। a की वैल्यू कितनी हो गई सर, 22 हो गई। ठीक है सर, अगर a की वैल्यू 22 हो गई तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर देखेंगे वो होगा 4a, और सर्कमफ्रेंस का सर्कल का सर्कमफ्रेंस देखेंगे तो हो जाएगा 2 पाई आर। अब a अगर 22 है तो ये कितना हो जाएगा सर, 88 इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू कितना हो जाएगा, r हो जाएगा। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब यहां से ये 44 इसको 2 बना देगा, 7 2 जा 14 आ जाएगा। तो आपका जो रेडियस है वो कितना आ जाएगा सर, 14 आ जाएगा। आपको सर्कल का एरिया चाहिए, यानी कि आपको पाई आर स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी कि पाई हो गया 22/7, आर स्क्वायर हो गया आपका 14 इंटू 14। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, यहां से अगर हम 7 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये 2 टाइम्स जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास में 22 इंटू 28। ठीक है, यूनिट प्लेस पे फिर से 6 आएगा, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है, तो हमने इसको 616 कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 616 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपके सवाल का सही जवाब है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत है क्या, कोई परेशानी है क्या, नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ही आसान सवाल था। अब इस सवाल की बात करते हैं। अब इस सवाल में क्या बोला गया है, ध्यान से देखेंगे। आप बोला ए स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल ऑफ लेंथ ऑफ ईच साइड इक्वल टू 7√2, फाइंड एरिया ऑफ सर्कल। एक स्क्वायर जो है वो सर्कल के अंदर है, एक स्क्वायर जो है वो सर्कल के अंदर है। ठीक है, और उस स्क्वायर की जो लंबाई है, मतलब कि उसकी साइड की जो लंबाई है वो 7√2 है। आपसे बोल रहा है कि भैया उस सर्कल का एरिया कितना होगा, उस सर्कल का एरिया कितना होगा। ठीक है सर, कैसे कर सकते हैं सर, कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखते हैं, ध्यान से देखते हैं। मैंने ये बोला कि यार एक स्क्वायर सर्कल के अंदर है, तो मान लेते हैं ये अपना सर्कल बना दिया और इसके अंदर अपन ने एक स्क्वायर बना दिया। ठीक है, एक स्क्वायर बना दिया, ये आ गया अपना स्क्वायर। अब ये चीज समझो कि भैया अगर ये स्क्वायर है और इसकी साइड 7√2 है, तो आपको एक चीज मैं बता दूं कि अगर ये a है, अगर ये a है तो ये जो होता है इसकी लंबाई होती है a√2। ये a√2 कैसे आया सर, पाइथागोरस थ्योरम से आप इसको निकाल सकते हो कि a² + a²
का अंडर रूट ले लेंगे तो a√2 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि अगर इस a की वैल्यू 7√2 हो गई तो उस हिसाब से ये कितना आएगा 7√2 इंटू √2 यानी कि 7 इंटू 2 यानी कि 14। अच्छा, इसका मतलब यहां पर ये जो है डायगनल ये आपका कितना है सर 14 है। क्या ये बात समझ में आ गई? हाँ सर समझ में आ गई। ये हमको कितना दिया है सर 7√2, ये हमें कितना दिया है सर 7√2। तो अगर ये 7√2 है तो पाइथागोरस थ्योरम से ये कितना आ जाएगा सर आपका 14 आ जाएगा। ठीक है सर। अच्छा, अब अगर ये 14 आ गया तो ये है क्या? मैंने कहा ये तो इस स्क्वायर का डायगोनल है, बट इस सर्कल का क्या है? इस सर्कल का रेडियस है बाबू। इस सर्कल का क्या है? रेडियस है, सॉरी डायमीटर है। तो इस सर्कल का डायमीटर है। अगर इस सर्कल का डायमीटर है तो क्या इस सर्कल का रेडियस निकाला जा सकता है? हाँ निकाला जा सकता है। तो इस सर्कल का जो रेडियस है वो कितना आ गया सर? वो आ गया आपके पास 7। अब हमें क्या निकालना है? इसका एरिया। तो पाई आर स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर। तो पाई कितना हो गया सर 22/7 और ये हो गया सर 7 इंटू 7। तो यहाँ से ये चीज़ कैंसिल होगी तो ये कितना आ जाएगा सर 154। तो ये आपके सवाल का जवाब आएगा। ठीक है, अब हमें ये पता चल गया था कि ये पता है तो हम डायगोनल निकाल सकते हैं किसका? स्क्वायर का। स्क्वायर का जो डायगोनल है वो इस सर्कल का डायमीटर है। डायमीटर पता है तो रेडियस भी पता चल गया, रेडियस पता है तो एरिया निकाल दिया, और एरिया ही इस सवाल में पूछा गया था। तो इस सवाल का सही जवाब कितना है आपका 154। इस सवाल का सही जवाब कितना है आपका 154। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत है इसमें? कोई परेशानी है इसमें? नहीं, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये आपके पास आ गया नेक्स्ट सवाल। अब आपसे क्या बोल रहा है कि एरिया ऑफ ए स्क्वायर इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड द सर्कल आर इक्वल। यानी कि एक स्क्वायर है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और एक सर्कल है, इन सब का जो एरिया है ये आपस में बराबर है। आपसे बोल रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर, रेडियस ऑफ सर्कल एंड साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब यहां पर ना जो सबसे बड़ी गलती होती है वो क्या होती है कि इस चीज को आप बहुत लाइटली लेते हो, है ना। रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर, रेडियस ऑफ सर्कल एंड साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। यानी कि स्क्वायर किस किस का होगा? स्क्वायर की साइड का स्क्वायर होगा, हाँ। रेडियस, सर्कल की रेडियस का स्क्वायर होगा, हाँ। और इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड का भी स्क्वायर होगा, हाँ। और उसका क्या चाहिए आपको? रेशियो चाहिए। अच्छा, उसका रेशियो चाहिए, हाँ। ठीक है सर, समझ में आ गया। तो कैसे करेंगे? ध्यान से देखो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। मैंने यहां पर ये बोला कि मेरे पास में स्क्वायर का, मान लेते हैं अपन ने स्क्वायर बना लिया, ठीक है। उसके बाद फिर आपका, अच्छा यहां पर किस ऑर्डर में पूछा उस ऑर्डर में लिखना है ना। पहले स्क्वायर बोला है, फिर सर्कल बोला है, और फिर क्या बोला है? इक्विलेटरल ट्रायंगल बोला है, ठीक है। फिर क्या बोला है? इक्विलेटरल ट्रायंगल बोला है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? ठीक है सर। अब समझते हैं। मैंने इसकी साइड मान ली a, इसका रेडियस मान लिया मैंने r, और यहां पर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसकी जो साइड से मैंने मान ली b, और वो बराबर होती हैं, ये चीज मुझे पता है। अगर इसका एरिया निकालेंगे तो क्या आएगा सर? a स्क्वायर। इसका एरिया निकालेंगे तो क्या आएगा सर? पाई r स्क्वायर। और इसका एरिया निकालेंगे तो क्या आएगा सर? √3/4 b स्क्वायर। सवाल में बोला गया कि आपस में ये क्या है? बराबर है। सवाल में बोला गया कि आपस में क्या है? ये बराबर है, ठीक है सर। अब मैं क्या करने वाला हूं, ध्यान से देखो। अगर मैं इन दोनों को आपस में बराबर कर दूं तो क्या मैं यहां से बोल सकता हूं कि a स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर जो होगा वो आपका पाई होगा? हाँ सर, पाई होगा। और पाई कितना है सर? 22/7 है, ठीक है सर। अगर मैं यहां पर बात करता हूं, इस वाले की, किस वाले की? इस वाले की और इस वाले की। अगर मैं इनको आपस में बराबर कर देता हूं तो मैं यहां पर लिखूंगा कि सर a स्क्वायर आपका है √3/4 b स्क्वायर के, और अगर मैं यहां से a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहूं तो वो कितना आएगा सर? √3/4 आएगा, ठीक है सर। ये भी आ गया। अब आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए सर कि आपको रेशियो चाहिए, स्क्वायर की जो साइड है उसका स्क्वायर करो, सर्कल का जो रेडियस है उसका स्क्वायर करो, और ट्रायंगल की जो साइड है उसका स्क्वायर करो। उसका आपको रेशियो चाहिए, ठीक है सर। तो a स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर की वैल्यू कितनी है सर? 22/7 है, तो हम यहां लिख देंगे 22:7, ठीक है सर। और a स्क्वायर और b स्क्वायर का जो रेशियो है √3/4 है, यानी कि अगर ये √3 होगा इधर तो इधर कितना हो जाएगा सर? ये 4 हो जाएगा। अब आपको समझना क्या है यहां पर? ध्यान से देखो। आपको समझना यहां पर क्या है कि ये जो चीज है
ये आपस में क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ये आपस में क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो हम इधर वाले में क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 से, और इधर वाले में क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, 22 से। तो मैंने यहां पर √3 से मल्टीप्लाई करना है और यहां पर मुझे 22 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 22√3, ये बन जाएगा 7√3 और ये बन जाएगा आपका 88। और इसी चीज का आपसे रेशियो मांगा जा रहा था, इसी चीज का आपसे रेशियो मांगा जा रहा था, यानी कि 22√3, 7√3 और 88, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारे इस सवाल का क्या होगा, सही जवाब होगा। तो बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से बताया ये सारी चीजें कि स्क्वायर का एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया क्या होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, ये सारी चीजें आपको पहले से पता होनी चाहिए और होंगी भी। ठीक है, तो बस हमें इसका क्या लेना था, रेशियो लेना था। कोई दिक्कत यहां पर, कोई परेशानी यहां पर नहीं। चलो एक बार देखो इसको अच्छे से देख लो। चलें आगे बढ़ें, चलो इसको यहां से हटाते हैं और इस सवाल पे आते हैं। अब आपसे क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल हुज एरिया इज इक्वल टू द एरिया ऑफ सर्कल विथ पेरीमीटर इक्वल टू 24 पाई। आपसे एक रेक्टेंगल का एरिया मांगा जा रहा है जिसका एरिया जो है वो सर्कल के एरिया के बराबर है, जिस सर्कल का पेरीमीटर जो है वो 24 पाई के बराबर है ना, 24 पाई के बराबर। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे कि यार सर्कल का पेरीमीटर यानी कि सर्कमफ्रेंस हो गया वो 2 पाई आर के बराबर है और ये आपका 24 पाई है। ठीक है सर, तो यहां से हमें क्या पता चलेगा, यहां से हमें इसका रेडियस पता चल जाएगा, है ना, यहां से हमें इसका रेडियस पता चल जाएगा। तो हमने बोला सर पाई से ये पाई चला गया, 2 से ये 12 बार जाएगा, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई सर, 12 आ गई। तो रेडियस 12 हो गया, तो हमने सर्कल का एरिया निकाला, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई यानी कि 22/7 हो गया और इनटू कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है सर, आपसे क्या बोल रहे हैं, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो एरिया ऑफ सर्कल के बराबर है। ठीक है सर, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना आ जाएगा सर आपका, ये कितना है सर, 144 है। हाँ सर 144 है। ठीक है, और ये जो चीज़ है इसको क्या हम पाई बोल सकते हैं, हाँ बोल सकते हैं। तो यही तो आपसे पूछा गया था, यही तो आपसे पूछा गया था। तो 144 पाई जो है वो हमारे इस सवाल का सही जवाब है। बहुत ही आसान सवाल था। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। ठीक है, चलिए ये आ गया आपके पास सवाल। आपसे क्या बोला था, पेरीमीटर ऑफ ए सेमी सर्कुलर पाथ इज 36 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ दिस सेमी सर्कुलर पाथ। आपको इस सेमी सर्कुलर पाथ का एरिया निकालना है, उसका पेरीमीटर 36 दिया गया। अब आप यहां पर समझो, यहां पर गलतियां क्या होती हैं। ये आपका सेमी सर्कुलर पार्क है, ये आपका सेमी सर्कुलर पार्क है, ये मान लेते हैं ये सेंटर है। ठीक है ना, तो ये जो लंबाई होगी ये आर होगी, ये जो लंबाई होगी ये आर होगी, और ये जो लंबाई है, कौन सी लंबाई सर, ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो लंबाई है यहां से ये जो लंबाई है, ला 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 ला, ये जो लंबाई है, ये लंबाई आपकी कितनी है सर, पाई आर है। ये लंबाई कितनी है सर, पाई आर। सर्कल होता है पूरा सर्कल, उसका सर्कमफ्रेंस कितना होता है, यानी कि उसकी लंबाई कितनी होती है, उस पाथ की लंबाई कितनी होती है, 2 पाई आर। ये उसका आधा है तो ये पाई आर होगा, और ये लंबाई कितनी है, आर प्लस आर। तो पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर होगा ये लाल वाला और ये वाला। अच्छा समझ में आ गया। तो इसका जो पेरीमीटर दिया गया है, इसका जो पेरीमीटर दिया गया है वो एक्चुअली में कितना है, पाई आर प्लस 2 आर। तो मैं यहां से आर कॉमन निकालूंगा तो क्या बचेगा, पाई प्लस 2 आर। पाई कितना होता है सर, 22/7 प्लस 2, और यहां पर कितना हो जाएगा, आर। तो यहां से मुझे पेरीमीटर कितना मिलेगा सर, 7 2 14, 14 और 22 कितना होगा, 36। तो ये हो जाएगा 36/7 आर। आर की वैल्यू कितनी है सर, आर की वैल्यू मेरे को निकालनी पड़ेगी। ठीक है सर, और पेरीमीटर कितना दिया सर, मेरे को 36 दिया है। तो यहां से आर की वैल्यू सॉल्व करने पे कितनी आ रही है सर, 7 आ रही है ना, 36 कैंसिल हो जाएगा, तो आर की वैल्यू कितनी आ रही है, 7 आ रही है। तो मेरे पास रेडियस आ गया। आपसे बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ दिस सेमी सर्कुलर पाथ। तो आपको इसका एरिया निकालना है, आपको क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है, यानी कि ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, आपको इसका क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो इसका जो एरिया होगा, इसका जो एरिया होगा वो एक्चुअली में कितना होगा, सर्कल के एरिया का आधा, सर्कल के एरिया का आधा। यानी कि यहां पर हमारे पास पाई मतलब 22/7 हो जाएगा, यहां पर 1/2 हो जाएगा, और आर कितना है हमारे पास, 7 है, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां पर हम कलर चेंज करके काटापीटी मचाने वाले हैं। तो हमने बोला सर 7 से ये 7 हमारे बीच नहीं रहेगा, ये बन जाएगा आपका 11, 11 × 7 कितना होता है सर, 77 होता है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा सर, 77 होगा। ठीक है,
कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की? देख लो इसको एक बार अच्छे से। चलें आगे बढ़ें, चलो क्लियर है भैया, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इस सवाल की, है ना। अब यहां पर आपके पास में आ गया एरिया ऑफ पाथ वाला सवाल, है ना, एरिया ऑफ पाथ वाला सवाल, ठीक है ना, बहुत ही कॉमन सवाल है, पेपर में आता रहता है छोटे मोटे एग्जाम्स में, ठीक है, तो आपके एग्जाम्स में भी इसके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो ए पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ runs round the inside of a rectangular field 38 meter long and 32 meter wide if the path occupies 600 meter square, यानी कि जो पाथ का एरिया है वो 600 मीटर स्क्वायर है, then find the width of the path is, आपको width निकालना है पाथ की। कैसे निकालेंगे ध्यान से देखें, कैसे निकालेंगे ध्यान से देखें। पहले समझ लेते हैं सवाल को, पहले समझ लेते हैं। पहले तो ये आपके पास में एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, इसके अंदर ये जो है क्या बनाया सर मैंने, ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट है ये आपका पाथ है, ये इस रेक्टेंगुलर के अंदर का पाथ है, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। तो हो क्या रहा है मालूम है आपको, एक आपको बाहर वाला दिखाई दे रहा होगा, एक आपको ये बाहर वाला रेक्टेंगल दिखाई दे रहा होगा, और एक आपको ये अंदर वाला रेक्टेंगल दिखाई दे रहा होगा। तो अगर ये बाहर वाले रेक्टेंगल में से अंदर वाले रेक्टेंगल का एरिया हटा दें तो ये पाथ का एरिया आ जाएगा, हाँ आ जाएगा। और पाथ का एरिया हमें पता है, हाँ पता है, हमें क्या निकालना है, विड्थ पता निकालनी है, ठीक है सर। अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। मैंने बोला ये जो लंबाई दी गई है, ये लंबाई आपको कितनी दी गई है, आपको 38 दी गई है, ठीक है सर, ये आपको 38 दी गई। ये जो लंबाई आपको दी गई है ये कितनी दी गई है सर, आपको 32 दी गई है, ठीक है सर, समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं यहां पर, ध्यान से देखना मैं क्या बोलने वाला हूं, ध्यान से देखना भैया, ध्यान से देखना। पहले ये जो है ना, ये आपकी विड्थ है, ये आपकी क्या है सर, विड्थ है ना, ये हर जगह आपकी बराबर बराबर होगी, ये आपकी हर जगह क्या होगी, बराबर बराबर होगी। अच्छा ये क्या है सर, ये भी आपकी विड्थ है ना, ये भी आपकी क्या है, विड्थ है, ये भी आपकी क्या है, विड्थ है। तो ये भी क्या होगी सर, बराबर बराबर होगी। और इस विड्थ की लंबाई अपन ने क्या मान ली, x मान ली। तो यानी कि यहां पर जो है ये भी x है और यहां पर जो है ये भी x है, ठीक है सर, समझ में आ गया। तो यहां पर ये भी x है और यहां पर ये भी x है, ठीक है सर, समझ में आ गई। तो अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूं, मैं सिर्फ इसकी बात करूं कि इसकी लंबाई कितनी होगी, इसकी लंबाई कितनी होगी, सिर्फ इसकी लंबाई, तो मतलब 38 में से ये जो x है और ये जो x है कम कर दो, तो यानी कि ये जो लंबाई निकल के आएगी, ये लंबाई ये आएगी आपकी 38 माइनस 2x, 38 माइनस 2x। अच्छा उसी तरह से ये जो लंबाई थी ये कितनी थी, 32 थी, तो उसमें से ये वाला x और ये वाला x हटा देंगे, तो ये जो बचेगा ये वाली लंबाई, यानी कि मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी जो लंबाई आएगी, इसकी लंबाई कितनी आएगी सर, इसकी लंबाई आएगी 32 माइनस 2x, ठीक है सर। तो अंदर वाले रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ आ चुकी है, हाँ सर, बाहर वाले की लेंथ और ब्रेथ पता है, इन दोनों का एरिया निकाल के इसका डिफरेंस करेंगे तो 600 के बराबर आएगा, हाँ सर, बस इतना ही करना था। तो मैं लिखूंगा कि बाहर वाला कितना है सर, 38 इंटू 32, इसमें से माइनस होगा, क्या माइनस होगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो 38 माइनस 2x और यहां पर लिखा 32 माइनस 2x, ठीक है सर। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहां पर ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या दिखाई देगा, 38 इंटू 32 माइनस ये कितना हो जाएगा सर आपका 76x माइनस ये कितना हो जाएगा सर आपका 64x और ये क्या हो जाएगा सर प्लस का 4x स्क्वायर, और बाहर कितना लिखा सर 38 इंटू 32, ठीक है सर। अब जब हम ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, जब हम ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये ब्रैकेट ओपन करने पे ये दोनों सेम सेम दिख रहे हैं, एक दूसरे को खा जाएंगे, हाँ सर खा जाएंगे, तो ये गायब हो जाएंगे, हाँ सर गायब हो जाएंगे, ठीक है सर। और ये जो माइनस है उससे ये वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये दोनों आपस में ऐड होके कितने हो जाएंगे सर, ये आपस में ऐड होके 140x हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 140x। यहां पर ये माइनस है, इसको क्या बना देगा, माइनस का 4x स्क्वायर, ठीक है सर 4x स्क्वायर। और ये जो आपने किया ये क्या था, इन दोनों रेक्टेंगल के एरिया का डिफरेंस, जो कि आपको कितना दिया है सवाल में, ये आपको दिया है, आपको 600 दिया है, ये आपको कितना दिया है, 600 दिया है, तो ये आमने सामने रख देंगे, ये 600 हो जाएगा, ठीक है सर। ये आ गया आपके पास में कितना, 600। अब सबको एक तरफ ले जाते हैं तो ये कितना हो जाएगा सर 4x स्क्वायर माइनस का 140x और प्लस का 600। अगर 4 से इसको डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस का 35 और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में 150। तो साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर कि ये x स्क्वायर माइनस 30x होगा, माइनस का 5x होगा, प्लस का 150 होगा, ठीक है।
अच्छा, तो यहाँ से x कॉमन निकालेंगे तो कितना होगा x माइनस 30, यहाँ से 5 कॉमन निकालेंगे तो कितना आएगा x माइनस 30, और ये हो जाएगा आपका 0। तो x माइनस 30 और ये हो जाएगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या क्या आ सकती है, 30 आ सकती है या तो 5 आ सकती है। अब हमारे पास में x की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, 30 ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते, क्योंकि अगर हमने यहाँ पर 30 पुट कर दिया तो ये 60 हो जाएगा, 30 माइनस 60 तो नेगेटिव आ जाएगा, तो लेंथ नेगेटिव कैसे हो सकती है, तो हम ये नहीं ले सकते। तो हम ले क्या सकते हैं सर, 5 ले सकते हैं। तो हमारी जो विड्थ है जो हमसे पूछा जा रहा था वो कितनी है सर, 5 है। ठीक है, वो कितनी है सर, 5 है। बात समझ में आ गई। अच्छा, यहाँ पर आप क्या कर सकते थे कि जब आप यहाँ पर पहुंचे तो यहाँ के बाद आप डायरेक्टली यहाँ पर पहुंच सकते हो। कैसे पहुंच सकते हो कि सर आप यहाँ पर इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करो, जिसको जोड़ने पे माइनस का 35 आए और मल्टीप्लाई करने पे 150 आए, तो वो 30 और 5 है। -30 -5 को जोड़ेंगे तो -35 बनेगा, और -30 और -5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 150 बनेगा। तो -30 और -5 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ कर रहा है। तो एक्चुअली में क्या होगा, साइन चेंज कर दो, क्या होगा 30 और 5। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 30 और 5। यहाँ पर हमको जो वैल्यू सेटिस्फाई करती है उसका फिर हम साइन चेंज कर देते हैं, वो हमारी x की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, अच्छा ठीक है सर। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो कितना है सर, 5 है। ठीक है, तो यानी कि पहला ऑप्शन हमारे सवाल का सही जवाब होगा। एक बार देखो इसको अच्छे से, अच्छा सवाल है। चलो ये तो हो गया भैया, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस सवाल को देखते हैं। अब यहां पर सवाल में क्या बोला, ए पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ रन्स मिडवे of the rectangular field having length 100 meter and breadth 50 meter. If the path occupies 1400 meter square, then find the width and perimeter of path. ठीक है, width and perimeter of path आपसे पूछा गया। अब देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, सवाल को पहले समझ लेते हैं। सवाल में आपके पास में एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ठीक है। इसकी जो लंबाई है और चौड़ाई है वो आपको दी गई है कितनी, 100 और 50, ये आपको दिया गया है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है सर, अब यहां पर एक जो है वो पाथ जो है वो इसके मिडवे से पास हो रहा है, तो वो पाथ कैसे बनेगा मालूम है आपको, वो पाथ कैसे बनेगा, वो पाथ ऐसे बनेगा कि यहां से एक पाथ जा रहा है यहां से यहां जाने के लिए, और यहां से यहां जाने के लिए एक पाथ जा रहा है। ठीक है सर, ये चीज हो गई। अब यहां पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, ध्यान से समझो। ये जो पार्ट आपने लिया और ये जो पार्ट आपने लिया, इसमें एक पार्ट कॉमन आ रहा है। वो कॉमन वाला पार्ट कौन सा, ये वाला है। यानी कि आप जब यहां से यहां जा रहे थे तब भी ये वाला पार्ट आपने काउंट किया था, और जब आप यहां से यहां जा रहे हो तब भी आपने ये वाला पार्ट काउंट किया था। तो इस चक्कर में क्या हो रहा है, ये 2 बार काउंट हो रहा था, इसको एक बार हटाना पड़ेगा, ये बात याद रखना। अब हमने ये बोला कि अगर इसकी जो विड्थ है वो x है, तो इसकी विड्थ यहां पर x आ गई, और इसकी जो विड्थ है वो x है, तो ये भी क्या हो गया, x हो गया। तो इसका जो एरिया है वो कितना हो जाएगा सर, आपका x स्क्वायर हो जाएगा, x इंटू एक्स, x स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर बन गया ना। ठीक है सर, ठीक है सर, समझ में आ गया। अब आपसे क्या बोल रहा है कि पाथ का जो एरिया है वो कितना है सर, 1400 मीटर स्क्वायर है। तो अगर मैं इस पाथ का एरिया निकालने की कोशिश करूं तो इस पाथ का एरिया क्या आएगा, मैंने कहा सर इसकी लंबाई तो 100 है और इसकी जो चौड़ाई है, जो विड्थ है वो x है, तो इसका जो एरिया आएगा वो 100x आएगा। ठीक है सर, अच्छा, और इसका एरिया निकालेंगे तो इसकी जो लंबाई है वो 50 है और जो विड्थ है इसका वो x है, तो इसकी जो लंबाई आएगी वो कितनी आएगी सर, 50x आएगी। मतलब इसका जो एरिया आएगा वो 50x आएगा। तो इसका एरिया और इसका एरिया मैंने ऐड कर दिया, बट एक्चुअली में मैंने यहां पर ये वाला पार्ट डबल ऐड कर दिया, तो इसको हटाना पड़ेगा। तो ये कितना है सर, आपका x स्क्वायर, और इसको हटाने के बाद जो आएगा वो आपका कितना है सर, 1400 है। वो आपका कितना है सर, 1400 है। ठीक है सर, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। सबको उस तरफ भेजते हैं, तो ये क्या हो जाएगा सर, x स्क्वायर, माइनस का कितना हो जाएगा सर 150x, और ये प्लस का कितना हो जाएगा सर 1400 इज इक्वल टू यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। अब हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखो। मैंने यहाँ पर ये बोला x स्क्वायर माइनस 140x माइनस 10x प्लस 1400, ये क्या किया सर, मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया 150 को, जिसको जोड़ने पे 150 है और मल्टीप्लाई करने पे 1400 आ जाए पॉजिटिव का, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है मल्टीप्लिकेशन के बाद। तो यहाँ से x कॉमन निकाला तो ये आ जाएगा x माइनस 140, यहाँ से 10 कॉमन निकाला तो ये आ जाएगा x माइनस 140 इज इक्वल टू ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा, x माइनस 140, यहाँ से कितना आएगा सर, x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आएगी सर, 140 या तो फिर 10 आएगी। अच्छा, x क्या है सर, हमारा विड्थ है, और विड्थ जो है वो 140 हो सकता है क्या, जब इसकी प्लॉट की लंबाई और चौड़ाई ही 100 और 50 है, तो ये 140 कैसे हो सकता है, तो ये क्या होगा सर, ये 10 होगा। यानी कि हमें जो पूछ रहा था विड्थ वो कितना है सर, हमारा 10 है। तो हमारे पास में यहाँ 12 दिया है, तो ये ऑप्शन या तो ये ऑप्शन हो सकता है। अब हमसे क्या पूछ रहा है, पेरीमीटर बता दो, पेरीमीटर बता दो।
पेरीमीटर कैसे निकालोगे, ध्यान से देखो, पेरीमीटर कैसे निकालोगे, ध्यान से देखो, ठीक है। अब ध्यान से मैं यहां पर बता रहा हूं, ध्यान से देखना यहां पर पेरीमीटर कैसे निकालोगे। मैंने कहा सर ये जो प्लॉट है, मतलब ये जो आपका पाथ है, ये वाला जो पाथ है, इसका पेरीमीटर कैसे निकालोगे। मैंने कहा इसकी लंबाई कितनी है 100 और चौड़ाई कितनी मान रहे हैं अपन x, तो ये ट्वाइस ऑफ l प्लस बी, तो यहां पर लिखेंगे ट्वाइस ऑफ l प्लस बी, ठीक है सर। इसकी निकालेंगे तो क्या निकालेंगे सर, ट्वाइस ऑफ 50 प्लस एक्स, हाँ सर, ठीक है सर। और इसमें से ये वाला अपन ने 2 बार जोड़ लिया, एक बार इधर में एक बार इधर में, तो इसका पेरीमीटर माइनस करना पड़ेगा। इसका पेरीमीटर कितना है सर, ये तो स्क्वायर है, तो इसका पेरीमीटर कितना है सर 4x होगा, ये माइनस कर दिया। यही हमें निकालना है। अब हमें मालूम है कि x की वैल्यू कितनी है 10 है, तो अगर x की वैल्यू 10 है तो ये कितना हो जाएगा 110, 110 का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 220। x अगर 10 है तो ये 50 और 10 कितना हो गया 60, 60 का डबल करेंगे कितना हो जाएगा सर आपका 120, माइनस x अगर 10 है तो ये कितना हो जाएगा सर 40 हो जाएगा। तो ये 20 और ये 20, 40 खत्म, 200 और 100 कितना हो जाएगा 300। तो आपका जो पेरीमीटर आएगा वो कितना आएगा 300, ना कि 310। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही जवाब है। आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या है, सही जवाब है। कोई दिक्कत है, आगे बढ़ें, ठीक है भाई, आगे बढ़ें। तो यहां पर आपने रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है ट्वाइस ऑफ l प्लस बी, स्क्वायर का जो पेरीमीटर है 4 टाइम्स ऑफ a यानी 4 टाइम्स ऑफ साइड, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और इस सवाल की चर्चा करते हैं। अब आपसे बोल रहा है एक रेक्टेंगुलर पार्क है 60/40 का, उसमें 2 क्रॉस रोड हैं, ओके, मिडिल ऑफ द पार्क, एंड द रेस्ट पार्क हैज बीन लॉन, यानी कि रोड के अलावा जो कुछ भी है वो लॉन है, ठीक है। अच्छा, इफ द एरिया ऑफ द लॉन इज 2109 मीटर स्क्वायर, व्हाट इज द विड्थ ऑफ द रोड। आपसे पूछ रहा है विड्थ ऑफ द रोड क्या होगी, ठीक है। अच्छा, कैसे करेंगे इस सवाल को, ध्यान से देखो। तो पहले तो समझ लेते हैं, हमारे पास में एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, हमारे पास में एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, इसमें 2 क्रॉस रोड बना देते हैं, इसमें 2 क्रॉस रोड बना देते हैं, ठीक है सर। तो ये 2 क्रॉस रोड हमने यहां पर बना दिया, ठीक है सर। अब हो क्या रहा है कि इसके अलावा जो कुछ भी है ना, ग्रीन कलर का इस्तेमाल कर रहा हूं कि इसके अलावा जो कुछ भी है ये आपका क्या है, लॉन है, ये आपका क्या है सर, लॉन है, ठीक है सर। अच्छा, और इस ग्रीन वाले का जो एरिया है वो मुझे मालूम है, इस ग्रीन वाले का जो एरिया है ओवरऑल वो कितना है 2109 है, कितना है सर वो 2109 है, ठीक है सर, ठीक है सर। और ये जो है ये कितना है सर, ये आपका 60/40 है, ये आपका कितना है सर 60/40 है। अच्छा, अगर मैं 60 × 40 करूंगा तो इस पूरे पार्क का एरिया आ जाएगा, हाँ सर, ये पूरे रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया आ जाएगा। उसमें से ये जो लॉन का एरिया है कंबाइन करके जो है वो अगर हटा दूं तो क्या मेरे पास में इसमें से, इस पूरे रेक्टेंगुलर पार्क के एरिया में से इस लॉन का एरिया हटाने पर क्या है पाथ का एरिया आ जाएगा, हाँ सर, पाथ का एरिया आ जाएगा, ठीक है सर। तो मैंने कहा कि एरिया ऑफ पाथ जो है, एरिया ऑफ पाथ जो है वो कितना है सर 60 × 40 माइनस 2109। तो यहां पर एरिया ऑफ पाथ हमने लिखा 2400 माइनस 2109। तो ये तो 2000 तो ऐसे ही चला गया, 400 में से 100 गया, कितना बचा 300, 300 में से 9 गया तो कितना आ जाएगा 291। तो ये आपके पास एरिया ऑफ पाथ कितना आ गया 291 आ गया, ठीक है सर। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, समझ में आ गया। अब हमने क्या किया, हमें क्या निकालना है, हमें यहां पर निकालना है विड्थ ऑफ द पाथ। तो हमने बोला कि ये जो है ना, ये वाला पाथ, ये वाला जो पाथ है इसकी लंबाई कितनी है 60 और इसकी चौड़ाई अपन ने मान ली x, ठीक है ना। तो हम इसका जो एरिया निकाल सकते हैं कैसे निकाल सकते हैं सर 60 × x करके, ठीक है सर। ये जो आपको दिख रहा है ये वाला पाथ, ये वाला पाथ, इसकी लंबाई 40 है और विड्थ हमने x मानी है, तो यहां पर कितना हो जाएगा सर इसका एरिया 40 × x। इसको ऐड कर लेते हैं सर, ऐड कर लिए, बट इसमें से ये वाला जो पार्ट है, कौन सा वाला पार्ट सर, ये वाला पार्ट, कौन सा वाला पार्ट भैया, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट आपने 2 बार गिन लिया सर, 2 बार काउंट कर लिया, तो इसको हटाना पड़ेगा। तो इसका एरिया कितना होगा सर x × x यानी x², तो इसको अपन ने यहां से हटा दिया। ऐसा करने से एरिया आ जाएगा पाथ का जो कि हमारे पास कितना है 291 है, ठीक है सर। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आप सबको एक तरफ भेजते हैं तो ये हो जाएगा आपका x², ये माइनस का 100x और यहां पर क्या हो जाएगा प्लस का 291 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब आपको ऐसे 2 नंबर सोचने, इसको जोड़ने पे माइनस का 100 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 291 आ जाए। तो मैंने ये बोला सर ये x² हो गया, ये माइनस का 97x हो गया, माइनस का 3x हो गया, प्लस का 291 हो गया, इज इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ से x कॉमन निकालेंगे तो ये x माइनस 97 आएगा,
यहाँ से 3 कॉमन निकालेंगे तो ये x माइनस 97 आएगा, इज इक्वल टू कितना 0। तो यहाँ पर x माइनस 97 आ गया और ये आ गया सर आपका x माइनस 3 इज इक्वल टू ये कितना है सर 0। तो x की वैल्यू कितनी आएगी सर, या तो 97 आएगी या तो 3 आएगी। अब x जो है वो विड्थ है और विड्थ जो है वो 60 और 40 से ज़्यादा थोड़ी हो नहीं सकती, तो कितनी होगी सर 3 होगी। यानी कि इस सवाल का सही जवाब कितना होगा सर 3 होगा। ठीक है, कितना होगा सर 3 होगा। कोई दिक्कत यहाँ पर, कोई परेशानी यहाँ पर किसी भी तरह की नहीं, पक्का कसम से कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और इस सवाल की चर्चा करते हैं। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि सर ए रेक्टेंगुलर लॉन 60 by 40 meter has 2 roads each 5 meter wide running between the park. One is parallel to the length and other is parallel to the width. Okay. Cost of graveling is 60 paisa per meter square. Find the total cost of graveling the path. तो path की ग्रेवलिंग कर रहे हैं, कितने मीटर स्क्वायर का पैसा आपको लिया जाएगा वो आपको बताया गया, यानी रेट बताया गया आपको। तो यहाँ पर आपको क्या चाहिए होगा, यहाँ पर आपको सबसे पहले एरिया चाहिए होगा पाथ का, उसमें अगर हम ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है ना, मतलब 1 मीटर स्क्वायर की जगह के लिए 60 पैसे लिए जाएंगे, तो पूरी पाथ का एरिया कितना होगा उसमें अगर ये मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर आ जाएगा। कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखो। सबसे पहले हमें ये मालूम है कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, इसकी लंबाई 60 है और चौड़ाई 40 है। ठीक है सर, ये हो गया हमारे पास, और इसकी विड्थ हमें 5 दी गई है ना। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ से यहाँ गए अपन और यहाँ से यहाँ गए अपन, तो ये जो विड्थ है ना ये 5 दी गई है आपको, ये विड्थ आपको इस बार 5 दी गई है। ठीक है सर, अब अगर मुझे इस वाले का निकालना हो एरिया, किस वाले का सर, इस वाले का, किस वाले का, इस वाले का, अगर मुझे इस वाले का एरिया निकालना हो, इस वाले पाथ का एरिया निकालना हो, तो मैं क्या बोल सकता हूँ 60 इंटू 5, 60 इंटू 5। ठीक है सर, और अगर मुझे इस वाले का एरिया निकालना हो, किस वाले का, इस वाले का, अगर मुझे इस वाले का एरिया निकालना हो तो इस वाले का एरिया कितना होगा सर 40 इंटू 5। ठीक है ना, 40 इंटू 5। ठीक है सर, ये हो गया 40 इंटू 5। इनको ऐड कर देंगे, हाँ सर, बट इसमें से एक पार्ट, कौन सा वाला पार्ट सर, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो है ना आपका, ये वाला पार्ट, कलर चेंज करते हैं, ये वाला पार्ट आपने 2 बार ऐड कर लिया, ये वाला पार्ट आपने 2 बार ऐड कर लिया, तो इसको एक बार कम करना पड़ेगा। तो ये कितना होगा सर 5 इंटू 5 यानी कि 25, ये कम कर दिया, तो ये आपका आ जाएगा एरिया ऑफ पाथ, ये आ जाएगा आपका एरिया ऑफ पाथ। तो ये आपका कितना है सर 300, ये कितना है सर आपका 200 माइनस 25, तो यहाँ पर कितना है 500, 500 में से 25 जाएगा, 500 में से 25 जाएगा, तो ये कितना आएगा सर आपका 475, 475। यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इतना तो हमारा आ गया सर एरिया। ठीक है ना, अब हमें मालूम है कि 1 मीटर स्क्वायर के लिए वो 60 पैसे लेता है, तो 475 मीटर स्क्वायर के लिए कितना लेगा, तो आप बोलोगे 475 इंटू 60 पैसे, तो इसको रुपए में कन्वर्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा सर, ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये 20 से जाएगा 3 बार, 20 से जाएगा 5 बार, 5 से ये जाएगा कितनी बार, 5 9 जा 45, 5 5 जा 25 इंटू 3 हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 5 जा 15 और ये आ जाएगा 28। तो ये आपके सवाल का क्या आ जाएगा, जवाब आ जाएगा। तो आपका आंसर कितना होगा सर 285 रुपीज़। ठीक है, तो ग्रेवलिंग के लिए जो कॉस्ट लग रही है टोटल वो कितनी लग रही है, 285 लग रही है। कोई दिक्कत है यहाँ पर, कोई परेशानी है यहाँ पर भैया, कोई भी परेशानी है बताइए। ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। चले आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, है ना। थोड़ा सा पेशेंस रखें, है ना, कुछ सवाल और करने अपने को। ठीक है, कुछ सवाल और करने। अब यहाँ पर आ गया मज़ेदार सवाल, है ना। अब इस टाइप के सवालों को हम कैसे डील करते हैं आज हम देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। सवाल को पहले अच्छे से पढ़ लेते हैं। यहाँ पर आपसे क्या बोल रहा है कि 3 सर्कल्स ऑफ इक्वल रेडियस r सेंटीमीटर टचेस ईच अदर, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। शेडेड रीजन यहाँ पर कौन सा है मैं आपको बता देता हूँ। शेडेड रीजन ये वाला रीजन है, ये वाला जो रीजन है ये आपका शेडेड रीजन है। आपको इसका एरिया बताना है, आपको इसका एरिया बताना है। तो कैसे बताएंगे इसके एरिया को, ध्यान से देखते हैं। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको एक चीज़ थोड़ी सी बताना चाहता हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश करना। आपके पास में एक सर्कल है मान लीजिए, तो इस सर्कल का जो एंगल होता है, टोटल एंगल, वो कितना होता है, तो आप बोलोगे सर 360 डिग्री। कितना होता है सर 360 डिग्री। तो 360 डिग्री में वो कितना एरिया कवर करता है, अपना पूरा एरिया कवर करता है, यानी कि पाई आर स्क्वायर। हाँ सर, ठीक है सर। अगर कोई एंगल हो थीटा, तो थीटा पे कितना एरिया आएगा वो कैसे निकालेंगे, मैंने कहा थीटा पे आएगा थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर, है ना।
थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन 360। ठीक है सर, तो ये जो आ गया ये आपका एरिया आ गया किस चीज का, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। क्यों? क्योंकि जैसे अब मान लो आपने इतना वाला पार्ट ले लिया, बस इतना पार्ट ले लिया और ये एंगल आपका थीटा है, तो आपको मालूम है कि इस पूरे सर्कल का एरिया कितना था पाई आर स्क्वायर, तब एंगल कितना था 360, बट अब तो एंगल थीटा है ना, तो थीटा पे ये जो एरिया होगा, ये वाला एरिया होगा, ये एरिया कैसे निकालोगे, तो उसका फॉर्मूला ये हो गया कि भैया है तो ये सर्कल का ही हिस्सा, हाँ तो सर्कल का एरिया यूज करेंगे, हाँ करेंगे, बट ये सर्कल का पूरा एंगल ले रहा है क्या, नहीं, ये तो कुछ एंगल ले रहा है ना, तो कितना ले रहा है 360 में से कितना ले रहा है, थीटा ले रहा है, तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर करोगे तो सेक्टर का एरिया आ जाएगा। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है सर। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज ये कि सर 360 डिग्री पे पूरा सर्कल बन जाता है, ये भी याद रखना कि 360 डिग्री पे पूरा सर्कल बन जाता है। अच्छा, तो 360 पे अगर पूरा सर्कल बन जाता है तो 180 पे क्या बनता होगा, 180 पे आधा सर्कल बनता होगा। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। यानी कि 360 डिग्री का मतलब पूरे सर्कल का एरिया, 180 डिग्री का मतलब आधे सर्कल का एरिया। अब ये क्यों बता रहा हूं, ये अभी आपको मैं भी सॉल्व करते समय बताऊंगा, तो इसको याद रखना। ठीक है सर, ये समझ में आ गया, इसको क्लियर कर दीजिए सर, इसको क्लियर कर दीजिए। अब हम बात करते हैं सर, अब हम बात करते हैं कि सर ये पूरा सर्कल है, हाँ सर पूरा सर्कल है, अगर पूरा घूमेगा, मान लो यहां से स्टार्ट किया और यहां से घूम कर फिर से यहां पर आ गया, तो कितना डिग्री घुमा होगा सर, 360 डिग्री घुमा होगा। ठीक है सर, अगर ये 360 डिग्री घुमा होगा, जैसा कि आपने कहा कि यहां से खड़ा था, यहां पर घूम के फिर से यहां पर आके खड़ा हो गया, तो यहां पर ये पूरा 360 डिग्री घुमा, हाँ सर घुमा, बट यहां पर ये लंबाई कितनी घुमा, मैंने कहा सर यहां से अगर स्टार्ट करके यहीं आ गया तो ये 2 पाई आर घुमा। ये कितना घुमा सर, 2 पाई आर घुमा, अगर इसका रेडियस आर है तो, यानी कि 360 डिग्री घूमोगे तो कितनी लंबाई आएगी, वाई आर की 2 पाई आर आएगी। अच्छा, तो अगर थीटा घूमोगे तो कितनी लंबाई आएगी, मैंने कहा थीटा अपॉन 360, या इसको थोड़ा सा इधर लिखते हैं अपन, 2 पाई आर इंटू थीटा अपॉन 360। तो ये जो लेंथ आती है, ये लेंथ किसकी आती है सर, लेंथ ऑफ आर्क। ये किस चीज की लेंथ आती है सर, लेंथ ऑफ आर्क। ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई। जैसे फॉर एग्जांपल आप सिर्फ इतना सा घूमे, आप इस पॉइंट से इस पॉइंट पे चले गए, ठीक है, कलर चेंज करके बताते हैं, आप इस पॉइंट से घूम के इस पॉइंट पर आ गए, तो आपने सिर्फ इतना एंगल घूमा। अगर आप यहां से घूमकर यहां आ जाते तो पूरा एंगल कितना हो जाता आपका, 360 हो जाता। तो जब 360 घूम लेते तो लेंथ इतनी होती, किसकी, ये जो पूरी लंबाई है कितनी होती, 2 पाई आर होती, बट आप तो सिर्फ इतना सा घूमे, तो इसकी लंबाई कैसे निकालोगे, इसी को अपन क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ आर्क बोलते हैं। इसी को अपन क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ आर्क बोलते हैं। बात समझ में आ गई? तो ये लंबाई कैसे निकालते हैं, 2 पाई आर इंटू थीटा अपॉन 360, जितना घूमे हो, जितना एंगल घूमे हो अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, बस इतना कर दो, लेंथ ऑफ आर्क आ जाएगी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? ठीक है सर, समझ में आ गया सर, समझ में आ गया। तो इसको यहां से हटाते हैं। अब बात करते हैं यहां पर सर, बात करते हैं यहां पर। अच्छा, आपको यह भी पता होगा कि कोई भी ट्राइंगल की अगर तीनों साइड बराबर होती हैं तो वो क्या होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है। जैसे मान लो ये एक ट्राइंगल है और इसका ये साइड ए है, ये साइड ए है, ये साइड ए है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल बोलते हैं। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये तीनों एंगल जो होंगे ये सेम होंगे और ये होंगे कितने, 60 डिग्री होंगे, ठीक है ना। और ट्राइंगल की तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। ठीक है सर, ठीक है सर, समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कि सर इसी ट्राइंगल में जो कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये ए है, ये ए है, ये ए है, और यहां से अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें, ठीक है ना, हाँ, तो इसकी हाइट कैसे निकाल सकते हैं। मैंने कहा ये जो परपेंडिकुलर आपने ड्रॉप किया है, पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा, ये जो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है ये एंगल बाइसेक्टर है, यानी कि एंगल ए को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा होगा। साथ ही साथ सामने वाला जो लेंथ है, सामने वाली जो साइड है, उसकी लेंथ को भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा होगा, यानी कि ये जो लंबाई होगी, ये आपकी a/2 होगी। ये आपकी क्या होगी सर, a/2 होगी। ठीक है सर, समझ में आ गया। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि आप सिर्फ इस ट्रायंगल पे ध्यान दो, किस पर ध्यान दो, इस वाले ट्रायंगल पर ध्यान दो, इस वाले ट्रायंगल पर ध्यान दो, तो सर ये वाले ट्रायंगल पर अगर हम ध्यान देते हैं तो इसकी जो तीनों साइड्स हैं वो क्या क्या हैं। मैंने कहा ये a है, ये a/2 है और ये 90 डिग्री है। तो ये जो साइड आएगी, ये साइड कैसे आएगी सर, ये साइड आएगी पाइथागोरस थ्योरम से, है ना। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है सर, अगर ये p है, ये b है और ये h है, तो p² प्लस b² इज इक्वल टू क्या होता है सर, h² होता है। ये रिलेशन होता है इसके अंदर, हाँ सर होता है। तो अगर मुझे ये निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को घटाकर क्या ले लूंगा, स्क्वायर रूट ले लूंगा, हाँ सर। तो ये क्या आएगा सर, ये आएगा a का स्क्वायर माइनस a²/4 और इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 4a² में से a² गया है तो कितना आएगा
3a² 4 और इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये कितना आएगा सर, √3/2a, यानी कि ये जो लंबाई आ रही है ये √3/2a आ रही है। ये जो लंबाई आ रही है ये कितनी आ रही है, √3/2a आ रही है, ठीक है। और ये जो लंबाई है वो इस ट्रायंगल की क्या है, हाइट है। इस ट्रायंगल की क्या है, हाइट है, एल्टीट्यूड है, ठीक है, √3/2a। तो ये आपको अभी पता होना चाहिए, इसका हम आगे अभी यूज करने वाले हैं, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं, ठीक है सर, ठीक है सर, ओके सर, समझ में आ गया सर, ये सारी चीजें समझ में आ गई। अब सवाल करना शुरू करते हैं, है ना, सवाल करना शुरू करते हैं। तो इसको मैं यहां से हटाता हूं, इसको मैं यहां से हटाता हूं। अब यहां पर एक चीज समझते हैं, यहां पर एक चीज समझते हैं कि सर हमें शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है, यानी कि हमको इसका एरिया निकालना है, हमको इसका एरिया निकालना है। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो। मैं अगर आपसे बोलूं, अगर मैं आपसे बोलूं कि आप क्या करो, ये जो ट्रायंगल है ना, ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के एरिया में से, इस ट्रायंगल के एरिया में से ये जो आपका 3 सेक्टर बन रहा है, ये सेक्टर ही तो है, ये क्या है आपका, सेक्टर ही तो है। हाँ, ये जो 3 सेक्टर बन रहा है, इस 3 सेक्टर का एरिया हटा दो, ट्रायंगल के एरिया में से तीनों सेक्टर का एरिया हटा दो, तो जो बचेगा वो आपका रिक्वायर्ड है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन है। हाँ सर है। तो मैंने कहा एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो होगा वो एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। और कितने सेक्टर हैं सर यहां पर 3 सेक्टर हैं। यहां पर कितने सेक्टर हैं, 3 सेक्टर हैं। अच्छा, अब ट्रायंगल जो है उसका एरिया निकालना पड़ेगा, तो उसका एरिया कितना होता है, √3/4 साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। इसकी साइड कितनी है, अगर इसका रेडियस r + r 2r, यानी कि साइड कितनी है सर, 2r है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस यहां पर क्या कर रहे हैं, 3 इंटू यहां पर एरिया ऑफ सेक्टर कर रहे हैं। सेक्टर का एरिया कैसे निकालते हैं सर, सेक्टर का एरिया निकालते हैं θ/360 इंटू कितना, πr², ठीक है सर, πr², क्योंकि रेडियस तो आ रही है। हाँ सर, समझ में आ गया। अब यहां पर हमने देखा कि यहां पर थीटा कितना होगा, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये सारे एंगल कितने कितने होंगे, 60 डिग्री के होंगे, ठीक है ना। तो यहां पर आप थीटा की जगह क्या पुट कर सकते हो, 60 पुट कर सकते हो। तो मैं इसी को यहां पर मिटाता हूं, मैं यहां पर इसी को मिटाता हूं, तो यहां पर कितना हो जाएगा सर, ये 60 हो जाएगा, ठीक है सर। अब ये 3 × 60 कितना हो जाएगा, 180। 180 से ये कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो ये एक्चुअली में कितना आ रहा है, ये आ रहा है πr²/2, ठीक है सर। और यहां पर ये 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 कैंसिल होगा, तो यहां पर कितना आएगा सर, √3r², ठीक है सर। अगर मैं यहां पर लिखूं √3 - π/2 और r² यहां से बाहर निकाल लूं, r² यहां से बाहर निकाल लूं, तो ये मेरा रिक्वायर्ड एरिया होगा शेडेड पोर्शन का। तो मेरे हिसाब से √3 - π/2 तो कहीं भी नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब मेरा आंसर इस हिसाब से कितना होगा, नन ऑफ दीज। और ये आपका आंसर, इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, समझना। ये जो सेक्टर है ये एक सेक्टर है, हाँ सर। ये सेक्टर और ये सेक्टर का एरिया सेम होगा, हाँ सर। क्यों, क्योंकि रेडियस भी सेम है और एंगल भी सेम है, हाँ सर। तो ये जो 60 डिग्री बन रहा, ये जो 60 डिग्री बन रहा, ये जो 60 डिग्री बन रहा, ये तीनों सेक्टर को अगर ऐड कर देंगे तो जो सेक्टर मिलेगा उसका एंगल कितना हो जाएगा, 60 180। यानी कि सर्कल में अगर 180 डिग्री का कोई सेक्टर बन रहा होगा तो वो क्या होगा, वो सेमी सर्कल होगा। और सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, πr²/2 होता है। तो आप ध्यान से देखो, आप ध्यान से देखो, उसका एरिया कितना होता है, πr²/2 होता है। तो अगर आपको ये चीज पहले से पता है तो आप क्या करते हैं मालूम है, आपको मालूम है ये r + r कितना हो गया, 2r हो गया। तो आप यहां पर लिखते √3/4, यहां लिखते 2r² माइनस, अब यहां पर तीनों सेक्टर को अगर जोड़ देंगे तो एक सेमी सर्कल बन जाएगा। और सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है सर, πr²/2 होता है। तो आपका थोड़ा सा क्या हो जाता, टाइम बच जाता। बात समझ में आ रही है, टाइम बच जाता। कोई दिक्कत यहां पर, कोई परेशानी यहां पर नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसको यहां से हटाते हैं। अब आपके पास सवाल आ गया, ये आपसे बोला 4 इक्वल सर्कल्स आर डिस्क्राइब्ड अबाउट 4 कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर सो दैट ईच टचेस 2 ऑफ द अदर एज शोन बिलो। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर इज 14 सेंटीमीटर। ये शेडेड रीजन है आपका, ये जो है ना, ये आपका शेडेड रीजन है, ठीक है, ये आपका शेडेड रीजन है, ठीक है। इसका एरिया आपसे पूछा जा रहा है और आपसे स्क्वायर का जो साइड दिया गया है वो कितना दिया गया है, वो 14 दिया गया है। वो कितना दिया गया है, 14 दिया गया। इसका मतलब ये इक्वल पार्ट्स होंगे तो ये कितना होगा सर, 7 होगा। ये क्या होगा, 7 होगा।
है ना, यानी कि जो सर्कल है उसका रेडियस 7 आ गया। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये जो स्क्वायर है, ये जो स्क्वायर है, इस स्क्वायर के एरिया में से, इस स्क्वायर के एरिया में से ये जो आपका सेक्टर है 1 2 3 और 4, ये 4 सेक्टर का एरिया हटा दो, पूरे स्क्वायर के एरिया में से 4 सेक्टर का एरिया हटा दो, तो आपका रिक्वायर्ड आ जाएगा। हाँ सर आ जाएगा। अब ये 4 सेक्टर को देखो ध्यान से, ये 90-90 डिग्री बनाता है स्क्वायर की, ये जो साइड्स होती हैं आपस में 90-90 डिग्री बनाते हैं। हाँ सर, तो ये 90-90-90-90 4 बार हो गया, कितना हो गया 360, यानी कि इन चारों सेक्टर को जोड़ने पर एक सर्कल बन जाएगा। इसका मतलब शेडेड रीजन कैसे निकलेगा, आप स्क्वायर के एरिया में से सर्कल का एरिया हटा दो। अच्छा, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो है वो एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल हो गया। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब यहां पर साइड कितनी दी थी स्क्वायर की 14, तो ये हो जाएगा सर 14 इंटू 14, तो ये तो इसका एरिया आ गया। माइनस सर्कल का एरिया कितना होगा सर, सर्कल का एरिया होता है सर पाई आर स्क्वायर, आर कितना है सर 7, 7 का स्क्वायर हो गया, तो ये हो जाएगा सर 196 माइनस ये हो जाएगा सर 22/7 इंटू 7 इंटू 7, तो यहां से ये 7 कैंसिल होगा, तो 196 माइनस 154, ठीक है ना, यही होगा। 6 में से 4 गया, 2 बचा, और 19 में से 15 गया तो 4 बचा। ठीक है, तो ये 42 आ जाएगा। तो आपका जो आंसर है वो कितना आएगा सर 42। आपका जो आंसर है वो कितना आएगा सर 42। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई परेशानी किसी भी तरह की? पक्का समझ में आया, क्लियर है, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार इसको अच्छे से देख लो, या आप ऐसा करो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो और नेक्स्ट क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। बहुत ही अच्छा सवाल, इसको करने की कोशिश करो, है ना, आराम से करो। चलिए, तो पढ़ लिया सवाल, है ना। अब बड़ा अच्छा सवाल है ना। कैसे करेंगे इस सवाल को, ध्यान से देखिए। यहां पर बोला देयर आर 3 सर्कल्स ईच विथ रेडियस 14 सेंटीमीटर, ईच सर्कल्स टचिंग अदर 2, if all the circles covered with a rubber band then what is the total length of the rubber band। ठीक है, बहुत ही अच्छा और शानदार सवाल है। कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। सबसे पहले मैंने यहां पर इसको जोड़ा, है ना, सबसे पहले हमने यहां पर इसको जोड़ा, ठीक है। अच्छा, तो यहां पर अगर इसको अपन जोड़ते हैं, ध्यान से देखना, कलर हम सेलेक्ट कर लेते हैं। हमारा कलर क्या है, हमारा कलर है आपका रेड। तो अगर हम यहां पर इसको जोड़ देते हैं और यहां पर इसको जोड़ देते हैं, यहां पर इसको जोड़ देते हैं, यहां पर इसको जोड़ देते हैं, यहां पर इसको जोड़ देते हैं और यहां पर इसको जोड़ देते हैं। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब ये सर जोड़ा क्यों, मैं आपको बताता हूं। यहां पर अगर इसके सेंटर्स को अपन जोड़ दें ऐसे, इसके सेंटर्स को ऐसे जोड़ दें, तो इस सर्कल का ये रेडियस है। हाँ सर, ये रेडियस है, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो इस सर्कल का रेडियस है, तो इस सेंटर्स को जोड़ने पे जो मिल रहा है वो तो एक ट्रायंगल मिल रहा है, तो उस ट्रायंगल की जो साइड्स है वो कितनी है 2r 2r 2r। हाँ सर 2r 2r 2r। अच्छा, आपको मालूम है कि सर्कल का जो रेडियस होता है वो टेंजेंट पर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, यानी कि ये सारे क्या हैं आपके 90 डिग्री बना रहे हैं, ये सारे क्या हैं आपके 90 डिग्री बना रहे हैं। ठीक है सर, ये सारे आपके 90 डिग्री बना रहे हैं, ये हमें समझ में आ गया। ठीक है सर, ये भी 90 डिग्री होगा। हाँ सर, ये भी 90 डिग्री होगा। ठीक है सर, ये भी 90 डिग्री होगा, मान लेते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब ऐसा करने से क्या हो रहा है, ऐसा करने से ये हो रहा है कि ये जो बन गया ना, ये एक रेक्टेंगल बन गया, इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई, तो ये आपका क्या बन गया, रेक्टेंगल बन गया। तो ये भी रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है और ये भी रेक्टेंगल है। हाँ सर, ठीक है सर। तो इस रेक्टेंगल की ये जो लंबाई है, ये लंबाई कितनी है सर, मैंने कहा सर ये लंबाई r + r कितनी है सर 2r है। ये कितनी है सर 2r है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितनी है सर, ये भी 2r है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी आपका कितना हो गया सर 2r हो गया। और ये जो है ये सर, ये भी कितना है सर, ये भी आपका कितना है सर 2r है। ये भी कितना है सर आपका 2r है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। अच्छा सर, अब बात आती है कि सर इस लंबाई के बारे में हम बात कर रहे हैं, किस लंबाई के बारे में बात कर रहे हैं, ध्यान से देखना। अब हम इस लंबाई की बात कर रहे हैं, कलर हमें चेंज करना पड़ेगा और हमें करना पड़ेगा लाल। तो हमें इस लंबाई चाहिए, ये लंबाई चाहिए। ये जो लंबाई है ना, ये जो लंबाई है, ये जो लंबाई, ये आपको चाहिए होगी, क्योंकि ये जो लंबाई है प्लस ये लंबाई, ये लंबाई प्लस ये लंबाई, ये लंबाई प्लस ये लंबाई करने पर ही तो रबर बैंड की लेंथ आएगी। हमें रबर बैंड की लेंथ ही तो चाहिए। अच्छा, वो सर्कुलर है ना, तो उससे चिपक गया है वो, बट ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है,
ये भी लेंथ है और ये भी लेंथ है। अच्छा, इसको जोड़ के बताना है। अब हमें पता लगाना पड़ेगा कि ये लेंथ है कितनी कितनी। मैंने ये बोला कि अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल आपका कितना होगा सर? 60 होगा। ये एंगल कितना होगा सर? 60 होगा। हाँ सर, ये 60 होगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर ये 60 है, अगर ये 60 है और ये 90 है, तो आपको ये मालूम है कि यार ये अगल बगल वाले जो है ना, ये 90-90 के हो गए। तो अब आपको ये एंगल निकालने में कोई दिक्कत होगी नहीं, है ना। अगर ये 90-90 180 है, ये 60 है, तो ये 120 होगा, है ना, क्योंकि पूरा घूमोगे तो 360 हो जाएगा ना। तो 120 और 60 180 और ये 90-90 180 360 हो गया। यानी कि ये सारे एंगल जो होंगे, ये सारे एंगल कितने होंगे सर? 120 डिग्री के होंगे। ये सारे एंगल कितने होंगे सर? 120 डिग्री के होंगे। ठीक है सर, ठीक है सर। अच्छा, अभी आपने बताया था सर कि जब आप पूरा 360 डिग्री घूमते हो तो जो सर्कल की सर्कमफ्रेंस होता है, जो जिस वायर से वो सर्कल बनाया गया होगा, उसकी लंबाई जो होती है वो 2πr होती है। तो अगर सर आप 120 इधर घूम रहे हो, 120 इधर घूम रहे हो, 120 इधर घूम रहे हो, तो 120 120 120 कितना हो गया? 360 हो गया। यानी कि ये लंबाई और ये लंबाई अगर जोड़ देंगे तो पूरा सर्कल का सर्कमफ्रेंस आ जाएगा। हाँ ठीक है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भैया इसको और इसको ले लिया तो सर्कल का सर्कमफ्रेंस आ गया 2πr, और यहां पर ये जो लंबाई है ये कितनी है सर? 2r, और ये इतनी कितनी बार है सर? 1 2 3 बार, तो ये कितना हो गया सर? 6r। और ये अगर हम जोड़ देंगे तो हमें लेंथ ऑफ रबर बैंड मिल जाएगी, लेंथ ऑफ रबर बैंड मिल जाएगी। तो इसको एज ए फॉर्मूला भी याद रखना, बहुत काम आएगा आगे चलकर। ठीक है सर। तो अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं? हम यहाँ पर ये कर सकते हैं कि हम यहाँ से 2r कॉमन निकाल लें, तो यहाँ पर बचेगा 3 और यहाँ पर बचेगा आपका पाई। अब अपने को वैल्यू दी गई है तो सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर जो रेडियस है वो 14 है, तो ये हो जाएगा आपका 28, और यहाँ पर ये 3 है, और यहाँ पर ये 22/7 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 28, यहाँ पर आ जाएगा 21 + 22 और नीचे आ जाएगा 7। तो 7 से जाएगा कितनी बार? 4 बार। तो ये 4 हो गया, और ये कितना हो गया सर? 43 हो गया। ये 43 हो गया। तो ये हो जाएगा आपका कितना? 172, है ना। 160 और 12 172। तो ये आपके सवाल का सही जवाब होगा, ये आपके सवाल का सही जवाब होगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी है ना। हमने ये लंबाई से ये निकाल लिया, और ये जो है ये हमने कॉन्सेप्ट लगाया कि अगर हम जैसे मान लो अपन ऐसे भी सोचते कि 360 पे 2πr आ रहा है, तो 120 पे कितना आएगा? तो आप बोलते सर 120/360 × 2πr। ठीक है, और यहां पर ये ऐसे कितने हैं? ऐसे यहां पर 3 है, 1 2 3। तो यहां पर अगर आप इसमें 3 मल्टीप्लाई करते तो ये 360 और 360 कैंसिल हो जाता। जब 3 मल्टीप्लाई करते तो 360 ऊपर भी नीचे भी कैंसिल होता, बचता कितना? सिर्फ 2πr। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसको यहां से हटाते हैं। अब अपन नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अब आपके पास सवाल आ गया कि ए सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर, दिख रहा है, एन इक्विलेटरल ट्रायंगल in an equilateral triangle of side 4√3 centimeter is inscribed in that circle. Find the length of the diagonal of the square is. ठीक है, तो मतलब एक स्क्वायर है, उसके अंदर एक सर्कल है, उस सर्कल के अंदर एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल इक्विलेटरल है। ठीक है, अच्छा, और उसकी हमें साइड दी गई है 4√3, उसकी हमें साइड दी गई है 4√3। आपसे पूछ रहा है कि स्क्वायर का जो डायगोनल है, स्क्वायर का जो डायगोनल है वो पता लगाओ। ठीक है, अच्छा, अब मैं यहाँ पर एक चीज आपको बताता हूं, ध्यान से समझना। अगर यहां पर एक ट्रायंगल है, और ये ट्रायंगल जो है ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो यहां पर इसका एक एल्टीट्यूड होगा, इसका एक एल्टीट्यूड होगा, और यहां पर एक पॉइंट होगा, यहां पर एक पॉइंट होगा, एक पॉइंट होगा, जिस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन? सेंट्रॉइड बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इस पॉइंट से इस पॉइंट की जो दूरी होती है, इस पॉइंट की जो दूरी होती है और इस पॉइंट की जो दूरी होती है, यानी कि ये और ये बराबर होती है। तो अगर इसका ये जो लंबाई है इसको रेडियस मानकर एक सर्कल खींचेंगे, एक सर्कल बनाएंगे, तो वो सर्कल जो होगा इस ट्रायंगल के ऊपर से पास होगा, इसकी वर्टिसेस से पास होगा। अच्छा, यानी कि वो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, वो कुछ ऐसा बनेगा। तो यहां पर अपन इसको ऐसे आपको दिखाने के लिए मैंने बना दिया कि यहां पर ये जो है ये आपका इस ट्रायंगल का एल्टीट्यूड था, ये आपका क्या था? आपका सेंट्रॉइड था। ये जो सेंट्रॉइड था, इस सेंटर से इसकी दूरी
इस पॉइंट की दूरी और इस पॉइंट की दूरी जो होगी बराबर होगी। यानी कि ये अगर सर्कल का सेंटर, ये सर्कल का सेंटर भी होता है, ये सर्कल का सेंटर भी होता है और इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड भी होता है। तो अगर ये सर्कल का सेंटर है, क्योंकि आपने इसी को रेडियस मान के सर्कल खींचा ना, तो अगर ये सर्कल का सेंटर है और ये रेडियस है तो इसको अपन क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं, और ये होता है आपका सर्कुम रेडियस। ये क्या होता है आपका सर्कुम रेडियस, ठीक है, ये होता है आपका सर्कुम रेडियस। उसके बाद क्या होता है सर कि ये जो ऊपर वाला पार्ट है वो आपका कैपिटल आर होता है और जो नीचे वाला पार्ट होता है वो स्मॉल आर होता है। अगर हम यहां पर ध्यान से देखना, अगर हम यहां पर इसको सेंटर मान के, इस लंबाई को रेडियस मान के एक सर्कल खींचेंगे तो वो सर्कल अंदर की तरफ बनेगा। वो सर्कल कहां बनेगा, अंदर की तरफ बनेगा। तो वो कैसे बनता है मैं आपको बता देता हूं, वो कुछ ऐसे दिखाई देता है आपको, ठीक है, वो कुछ आपको ऐसे दिखाई देता है, ठीक है। तो यहां पर ये आपका सेंटर है, ये आपका रेडियस है, ये अपना स्मॉल आर होता है, ठीक है। तो ये जो सर्कल बनता है, इस सर्कल को अपन क्या बोलते हैं, इन सर्कल, ठीक है, इन सर्कल, ठीक है। और इसका जो रेडियस होता है, इस सर्कल के रेडियस को बोलते हैं अपन इन रेडियस। क्या बोलते हैं, इन रेडियस। ये जो सर्कल बना है, इस सर्कल को अपन क्या बोलते हैं, सर्कुम सर्कल, सर्कुम सर्कल, ठीक है। अच्छा, ये दोनों ही चीजें जो ट्रायंगल की बात हो रही है, जो दोनों ही ट्रायंगल हैं, ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो आपको अब ये समझना पड़ेगा कि यहां पर ये जो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है, इसका जो एल्टीट्यूड होता है, जिसकी लंबाई अभी हमने निकाली थी √3/2a, अगर आपको याद हो, अभी हमने निकाली थी √3/2a। उसमें अगर ये जो पॉइंट है ये आपका G है, और G को हम क्या बोल रहे हैं, G को हम बोल रहे हैं सेंट्रॉइड, G को हम क्या बोल रहे हैं, सेंट्रॉइड। अब ये जो सेंट्रॉइड है, ये सेंट्रॉइड इस ट्रायंगल का है, हाँ, इस ट्रायंगल का है, ठीक है। ध्यान से देखना मैं क्या बोलने वाला हूं। और यहां पर एक सर्कल इसके ऊपर से पास होगा, एक सर्कल इसके अंदर इसके साइड्स को टच करता हुआ बनेगा। तो ये जो पॉइंट होता है, यही पॉइंट आपका क्या होता है, सर्कुम सेंटर भी होता है। ये जो पॉइंट है ये आपका क्या है, सर्कुम सेंटर भी होता है, ठीक है सर। और ये जो पॉइंट है यहां पर, ये पॉइंट आपका क्या होता है, इन सेंटर होता है। और ये पॉइंट इक्विलैटरल ट्रायंगल के केस में, इक्विलैटरल ट्रायंगल के केस में ये दोनों ही पॉइंट एक ही पॉइंट पर लाई करते हैं। इसका मतलब ट्रायंगल का सेंट्रॉइड, सर्कुम सर्कल का सर्कुम सेंटर और इन सर्कल का इन सेंटर, ये तीनों चीजें एक ही पॉइंट पर लाई करती है, ठीक है। बात समझ में आ गई, हाँ सर समझ में आ गई, ठीक है सर समझ में आ गई। यानी कि हमने यहां पर एक सर्कल बनाया, ठीक है सर, यहां पर एक ट्रायंगल बना दिया, हाँ सर ठीक है बना देते हैं, और यहां पर एक सर्कल और बना दिया, यहां पर एक सर्कल और बना दिया, और यहां पर ये मान लेते हैं ये सेंटर है, ठीक है। तो ये जो चीज है ये आपका क्या है, कैपिटल आर, ठीक है सर। ये जो चीज है ये आपका क्या है, स्मॉल आर, और ये आपका क्या है, जी है। अच्छा, अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो कैपिटल आर है और ये स्मॉल आर है, इसका जो रेशियो होता है, इसका जो रेशियो होता है ये क्या होता है, इसका जो रेशियो होता है ये क्या होता है सर, 2:1 होता है। इसका जो रेशियो होता है क्या होता है सर, 2:1 होता है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो जो सेंट्रॉइड होता है वो इस पूरे एल्टीट्यूड को 2:1 में डिवाइड करता है। तो ऊपर वाला पार्ट 2 होता है, नीचे वाला पार्ट 1 होता है, तो आर और आर का जो रेशियो होगा वो 2:1 होगा, ठीक है सर। हाँ सर समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब ये सर आया कैसे, वो भी अगर आप बता देते तो बहुत अच्छा होता। तो ध्यान से देखो मैं क्या करने वाला हूँ, ध्यान से देखो मैं क्या करने वाला हूँ, ठीक है। ये सब यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ सब हटा रहे हैं, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। अभी सर मैंने आपको ये बोला कि इस ट्रायंगल की जो हाइट है, इस ट्रायंगल की जो हाइट है, ठीक है, इस ट्रायंगल की जो हाइट है वो कितनी है सर, √3/2a है। हाँ सर, यानी कि ये पूरी लंबाई जो है √3/2a है। तो मैंने इसको a बोल दिया, इसको मैंने d बोल दिया। तो आपका जो AG है, AG सुनिए, AG जो है वो आपका कैपिटल R है। हाँ सर, और AG जो है ये पूरी लंबाई का कितना है। अगर ये ऊपर वाला पार्ट 2 है और नीचला 1 है, ऊपर वाला पार्ट 2 है नीचला 1 है, तो ऊपर वाला पार्ट जो है वो टोटल का 2/3 है। हाँ सर, 2/3 ऑफ कितना सर, √3/2a का। तो यहां से जो r की वैल्यू आएगी वो यहां से ये 2 और ये 2 कैंसिल होगा, √3 से इसको √3 बनाया जा सकता है, तो ये आ जाएगा आपके पास में a/√3, ठीक है। a क्या है सर, आपका साइड ऑफ ए ट्रायंगल, ट्रायंगल का साइड, और ट्रायंगल कौन सा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। उसके बाद अगर हम GD निकालने की बात करें, GD, तो अगर GD को निकालेंगे तो GD जो है वो 1 यूनिट है, टोटल कितना है, 3 यूनिट है, तो टोटल 1/3 ऑफ AD। AD कितना है सर, AD आपके पास में √3/2a है। अब यहां पर क्या होगा सर, ध्यान से देखिए, ये √3 इसको √3 बना देगा, तो ये a/2√3 हो जाएगा, a/2√3 हो जाएगा,
ठीक है। अच्छा, तो GD कितना है सर? a/2√3 है। हाँ सर, GD मतलब ये, और ये क्या है सर? आपका स्मॉल r है। ये आपका क्या है सर? स्मॉल r है। तो अगर आप कैपिटल R को और स्मॉल r को ध्यान से देखोगे तो इसका जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा? अगर आप इसको ध्यान से देखोगे a/√3 और यहां लिखा हुआ है a/2√3, तो सॉल्व करने पे ये क्या आएगा? 2:1 आएगा, जो कि मैंने आपको यहां पर बताया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं? पक्का? कसम से? चलिए, तो ये चीज आप इसको पॉज करके थोड़ा सा देख सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ेंगे तो क्या करेंगे? देखो, एक सर्कल है जो कि स्क्वायर के अंदर इंस्क्राइब्ड दिख रहा है, उसके अंदर एक ट्रायंगल बना है, वो भी दिख रहा है। ट्रायंगल की साइड कितनी है? 4√3। तो हमने यहां पर ये बोला कि यहां पर एक सर्कल का सेंटर होगा जो कि इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड भी होगा, और यहां से अगर इसको जोड़ दें तो ये क्या आएगा? ये कैपिटल R आएगा। ये क्या आएगा? कैपिटल R आएगा। हाँ आएगा। कैपिटल R जो होता है वो a/√3 होता है सर, और a क्या होता है सर? ट्रायंगल की साइड होती है। ट्रायंगल की साइड जो है वो 4√3 है। ट्रायंगल की जो साइड है वो कितनी है सर? 4√3 है। ठीक है सर, समझ में आ गया। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? 4√3/√3। तो यहां पर जो रेडियस आएगा वो कितना आएगा सर? 4 आएगा। रेडियस कितना आएगा सर? 4 आएगा। अब ये रेडियस अगर 4 आ गया, ध्यान से समझना, अगर ये रेडियस 4 आ गया तो इस सर्कल का डायमीटर कितना होगा? इस सर्कल का डायमीटर कितना होगा? तो इस सर्कल का डायमीटर 8 हो जाएगा। हाँ सर, और अगर इस सर्कल का डायमीटर 8 है, तो इस स्क्वायर की साइड कितनी हो जाएगी? इस स्क्वायर की साइड भी कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। तो यहां पर साइड जो है किसका? स्क्वायर का। ठीक है, साइड जो है किसका? स्क्वायर का। वो कितना हो जाएगा सर? 8 हो जाएगा। अगर स्क्वायर की साइड मेरे पास आ गई तो मुझे निकालना क्या है? उसका डायगोनल। अब आपको ये चीज पता है कि अगर ये एक स्क्वायर है, ठीक है ना, अगर ये एक स्क्वायर है और ये 8 है, ये 8 है, और मुझे ये लंबाई निकालनी है, तो मुझे मालूम है कि ये जो लंबाई होती है ये 8√2 होती है। 8√2 होती है। इसका मतलब मेरा जो आंसर होगा वो क्या होगा सर? डी ऑप्शन। मेरा जो आंसर होगा क्या होगा सर? डी ऑप्शन। ठीक है, तो अच्छा सवाल था, कोई दिक्कत यहां तक आपको नहीं होनी चाहिए। एक बार अच्छे से देख लो। मैंने बोला कि सर ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एक सेंट्रॉइड होगा, वो सेंट्रॉइड इस सर्कल का सेंटर होगा। यहां से ये जो लंबाई होती है ये सर्कल का रेडियस होता है। ये रेडियस जो होता है वो a/√3 करके निकाला जा सकता है। a क्या है? ट्रायंगल की साइड है। r आ गया, r का डबल किया, डायमीटर आ गया। डायमीटर जो है वो साइड की लेंथ के बराबर है, स्क्वायर की साइड की लेंथ के बराबर है। अगर स्क्वायर की साइड पता है तो उसका डायगोनल निकालना बहुत ही आसान काम है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, इसको यहां से हटाते हैं। अब बात करते हैं इस सवाल की। ठीक है, इस सवाल की बात करते हैं। अब इस सवाल में आपसे क्या बोल रहा है कि 3 सर्कल्स ऑफ रेडियस 4, 6 एंड 8 सेंटीमीटर टचेस ईच अदर एक्सटर्नली। द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग देयर सेंटर इज, यानी कि जो ट्राइंगल बन रहा है इनके सेंटर्स को जोड़ने पर उसका एरिया पूछ रहा है। अच्छा, ट्राइंगल का एरिया कैसे निकाला जाता है? अगर उसकी जो साइड्स हैं वो अलग अलग हैं, तो हीरोन्स फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो उसका जो फॉर्मूला होता है, ट्राइंगल के एरिया को हम इस तरह से डिनोट कर रहे हैं, तो वो क्या होता है? S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। ये होता है ट्राइंगल का एरिया, जिसमें से A, B, C क्या है? साइड्स हैं। S क्या है? सेमी पेरीमीटर। इसको क्या बोलते हैं अपन? सेमी पेरीमीटर। ठीक है, सेमी पेरीमीटर। अब सेमी पेरीमीटर कैसे निकालते हैं अपन? सेमी पेरीमीटर कैसे निकालते हैं वो भी अपने ध्यान से देखना। तो ध्यान से देखो यहाँ पर, तो ये हो गया आपका सेमी पेरीमीटर, और ये क्या हो गया सर आपका? ये होता क्या है सर आपका? S से डिनोट करते हैं, और इसको निकालते कैसे हैं? A प्लस B प्लस C/2 करके। ठीक है सर, तो ये आपको पता होना चाहिए, अब यहाँ पर हो क्या रहा है? ध्यान से देखो, यहाँ पर हो क्या रहा है। मान लेते हैं ये जो है ये हमारा 4 है, ठीक है ना, और ये जो है ये हमारा 6 है, और ये जो है ये हमारा क्या है? आपका 8 है। ये हमारा क्या है सर? 8 है। तो अब यहाँ पर हम इसके हिसाब से एरिया निकालेंगे इस ट्राइंगल का। कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखो, कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखो। ठीक है, कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखो। ठीक है, अच्छा, अब एक चीज़ मुझे बताओ कि अगर मैं यहाँ पर साइड देखूं तो इसकी साइड कितनी है सर? 12, इसकी साइड कितनी है? 10, और इसकी साइड कितनी है सर? आपकी 14। तो ये आपके पास में 10 हो गया शायद से ना, 6 4 10, 8 4 12, और ये कितना हो गया सर? ये हो गया आपके पास 14। तो ये हमारा A है, ये हमारा B है, ये हमारा C है। तो अगर हम S निकालेंगे तो A प्लस B प्लस C करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा सर? 10, 12 और 14/2 करेंगे
तो यहाँ पर s की वैल्यू कितनी आएगी सर, ये अपना 24 और 36, 36 और 2 से डिवाइड करने पे 18, तो हमारा s आ गया 18। तो अगर अब हम यहाँ पर एरिया निकालना चाहते हैं, अगर हम यहाँ पर एरिया निकालना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे s की वैल्यू कितनी 18, ठीक है सर। अब 18 माइनस a करेंगे तो 18 माइनस 10 यानी कि कितना होगा 8, 18 माइनस b यानी कि 12 करेंगे तो कितना आएगा सर 6, और 18 माइनस c यानी कि 14 करेंगे तो कितना आएगा सर आपका 4। अब इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है और यही हमारा क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा, ठीक है। तो हमने ये बोला कि सर यहाँ पर ये जो 18 है, इस 18 को क्या लिख सकते हैं सर, अपन 18 को लिख सकते हैं 9 इंटू 2, हाँ सर लिख सकते हैं। ये जो 8 है और ये जो 4 है, तो 4 में ये 8 मिल जाएगा, है ना, ठीक है। 9 इंटू 2 लिख लिया इसको अपन ने, 8 को हमने 8 ही लिखा, 8 को अपन ने 8 ही लिखा, हाँ सर, ठीक है। और ये अपना ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो इसमें से एक 8 आएगा और इसमें से एक 3 आएगा, तो 8 3 24 हो गया, और 24 के बाद 6 तो अंदर की तरफ है, तो ये कितना हो जाएगा सर 24 रूट 6, 24 रूट 6। और यही इस सवाल का क्या आएगा, जवाब आएगा, यही आपके इस सवाल का क्या आएगा, जवाब आएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की। हमने क्या किया, 18 को लिखा 9 इंटू 2, ठीक है, ये 4 लिखा यहाँ पर और ये 8 लिखा अपन ने, 6 को अंदर छोड़ दिया तो रूट 6 हो गया। अब यहाँ पर ये 8 है, ये 8 है, इसका स्क्वायर रूट लेंगे ना अपन, इसका क्या ले रहे हैं, स्क्वायर रूट ले रहे हैं, तो यहाँ से एक 8 आएगा, यहाँ से एक 3 आ जाएगा, तो 24 रूट 6 आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं, पक्का समझ में आ गया, ईजी है भाई, ईजी है, ठीक है सर, ईजी है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अब यहाँ पर सवाल में आपसे क्या बोला गया, ध्यान से देखो। अब यहाँ पर थोड़े से क्वाड्रिलेटरल वाले सवाल आ गए जिसमें पैरेललोग्राम आ जाएगा, रोम्बस आ जाएगा, है ना, तो इसके थोड़े से अपन सवाल देखने वाले हैं। तो अब यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से समझना, यहाँ पर एक चीज मैं बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। आपका एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम है, ठीक है, ये पैरेललोग्राम बना दिया। तो ये जो होता है ये इसका बेस होता है, ये इसका बेस होता है, और यहाँ से अगर हम इसको ऐसे जोड़ दें तो ये इसका क्या होता है, हाइट होता है। तो पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है वो क्या होता है सर, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। अगर हम इसको कैपिटल H मान लेते तो बेस इंटू हाइट, ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है सर। कोई दिक्कत इसमें, कोई परेशानी इसमें नहीं है ना, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज अपन बात कर लेते हैं कि सर मान लीजिए ये आपका पैरेललोग्राम है और यहाँ पर इसकी जो साइड है वो, या इसको अपन आगे देखेंगे, अभी तो अपन इसको इतना ही पढ़ के आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी इतना तो समझ में आ गया कि सर ये बेस इंटू हाइट होता है सर, ठीक है सर। तो ये बेस इंटू हाइट करेंगे तो आपको एरिया मिल जाएगा, हाँ सर मिल जाएगा। अच्छा सर एक चीज़ मुझे ये बताइए, एक चीज़ मुझे बताइए कि अगर हम इसको बेस मान लें, इसको बेस मान लें और यहाँ से इसको ड्रॉप कर दें परपेंडिकुलर, तो फिर ये जो बेस है, ये जो बेस है मान लो इसको B बोल देते हैं, और ये जो हाइट है यानी H, तो यहाँ से भी क्या एरिया निकाला जा सकता है, हाँ सर यहाँ से भी एरिया निकाला जा सकता है। अच्छा, तो ये जो एरिया होगा और ये जो एरिया होगा क्या ये बराबर होगा, हाँ बराबर होगा, बराबर होगा, बिल्कुल बराबर होगा, ठीक है सर, ठीक है सर, समझ में आ गया, समझ में आ गया, ठीक है सर। तो इसको यहाँ से हटाते हैं। अब देखते हैं द लेंथ ऑफ द एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम आर रिस्पेक्टिवली 11 एंड 13। तो हमने ये मान लिया कि ये जो है, ये जो है ये आपका 13 है और ये आपका 11 है, ये आपका क्या है 11 है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। आपसे बोला द लेंथ ऑफ वन डायगोनल इज 16, द लेंथ ऑफ वन डायगोनल इज 16। तो हमने मान लिया कि एक लेंथ जो है डायगोनल की ये मान लेते हैं ये 16 है आपको, और आपसे दूसरा पूछ रहा है, आपसे क्या पूछ रहा है, दूसरा पूछ रहा है। तो यहां पर आपको एक रिलेशन पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, ध्यान से देखो। आपके पास में एक पैरेललोग्राम है, इसका एक डायगोनल है ये और एक डायगोनल है ये, इस वाले को हम बोल रहे हैं D1, इस वाले को अपन बोल रहे हैं D2, और ये एक लेंथ है आपकी और ये एक लेंथ है आपकी, तो इसको L और B मान लिया अपन ने। तो इनके बीच में एक रिलेशन होता है, क्या रिलेशन होता है कि D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो ये आपके पास में एक रिलेशन होता है, इस रिलेशन का आपको इस्तेमाल करना होता है इसमें, ठीक है सर। तो अब हम यहाँ पर क्या बोलेंगे कि हमारे पास में 13 का स्क्वायर है, हमारे पास में 11 का स्क्वायर है, इसका हमें ट्वाइस करना है, और साथ में एक डायगोनल हमको दिया है 16, उसका स्क्वायर कर देंगे और दूसरा डायगोनल हमें निकालना है, ठीक है सर। ऐसा कर सकते हैं, हाँ सर कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर हो जाएगा 169, ये हो जाएगा आपके पास में 121, इसका हमें डबल करना है, और डबल करने के बाद हमें 16 का स्क्वायर यानी कि 256 कम करना है, और जो आएगा वो हमारा D2 के स्क्वायर के बराबर होगा। तो ये अपना 69 और 21 कितना हो गया, 90 हो गया, है ना, और ये हो गया आपका 290, 290 का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 480,
तो यहां पर हो जाएगा d2 का स्क्वायर 480, एक मिनट क्या बोला मैंने, 200 तो ये हो गया और ये आपका हो गया 90 है ना, 290, इसका डबल करेंगे तो 580 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास में कितना, 580 माइनस 256, ठीक है सर। तो 80 में से 56 चला जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास में 24, और 5 में से 2 जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 324। तो 324, d2 का स्क्वायर 324 है, और 324 तो मुझे लग रहा है 18 का स्क्वायर है, यानी कि d2 जो आएगा वो कितना आएगा, 18 आएगा, यानी कि हमारा जो दूसरा डायगोनल है वो कितना आएगा, 18 आएगा। जो दूसरा डायगोनल है वो कितना आएगा, 18 आएगा। तो आपको ये फॉर्मूला बस पता होना चाहिए था। अगर ये फॉर्मूला पता है तो आप ये सवाल आराम से कर सकते हो, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। चलिए, अच्छा, अब यहाँ पर एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल का जो एरिया होता है, किसी भी क्वाड्रिलेटरल का जो एरिया होता है, मान लो ये मैंने पैरेललोग्राम बना दिया, ये मैंने आपका पैरेललोग्राम बना दिया, तो इसका एक डायगोनल ये है और एक डायगोनल ये है। तो इसको अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये d1 है और इसको बोल रहा हूँ कि ये d2 है, तो इसका एरिया आप ऐसे भी निकाल सकते हो, हाफ d1 इंटू d2 करके, हाफ d1 इंटू d2 करके। सर ये हर जगह लगता है, स्क्वायर में भी लगता है, हाँ लगता है, रेक्टेंगल में भी लगता है, हाँ लगता है, पर हमें वहाँ पर रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ दी जाती है तो हम क्यों उसका डायगोनल निकालेंगे, है ना, और फिर उसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। या स्क्वायर की अगर हमें साइड पता है तो हम a इंटू ए करके क्यों नहीं कर लेंगे, हम क्यों उसका डायगोनल निकाल के उसको मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू हाफ करेंगे। तो इसलिए हम वहाँ नहीं करते क्योंकि वहाँ पर हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। बट अगर आपको किसी भी क्वाड्रिलेटरल का, चाहे वो पैरेललोग्राम हो, रोम्बस हो, चाहे वो स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, उसके डायगोनल्स पता है तो उनके डायगोनल्स का जो प्रोडक्ट होता है उसका हाफ यानी कि 1/2 जो होता है वो उसका एरिया होता है। ठीक है सर, समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर ये तो सवाल हमारा खत्म हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब इस पे आते हैं। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर 12 and 8 centimeter respectively. The perpendicular distance between the longest side is 4. Then find the perpendicular distance between the smaller side. ठीक है, तो यहाँ पर एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ये पैरेललोग्राम बना दिया भैया। ये जो है ये लॉन्गेस्ट साइड है जो कि 12 है, ये आपकी शॉर्टेस्ट साइड है जो कि आपकी 8 है, और लॉन्गेस्ट साइड के बीच में, लॉन्गेस्ट साइड क्योंकि पैरेलल तो इसकी और इसकी लंबाई सेम होगी, इसकी और इसकी लंबाई सेम होगी, तो जो लॉन्गेस्ट साइड है उसके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, उसके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो आपको कितना दिया गया है, वो आपको 4 दिया गया। ठीक है, वो आपको कितना दिया गया, 4 दिया गया। ठीक है सर, और जो शॉर्टेस्ट साइड है उसके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो आपसे पूछा गया है, वो हमने मान लिया कि वो h है। अब आपको मालूम है कि अगर ये बेस और ये हाइट पता है तो आप बेस इंटू हाइट करके एरिया निकाल सकते हो इस पैरेललोग्राम का, हाँ, और वो तो आप यहां से भी निकाल सकते थे, हाँ सर ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो ये 8 इंटू कितना हो जाएगा, h हो जाएगा। तो अगर हम इसको कैंसिल करेंगे तो हमें मालूम है कि 4 से ये जाएगा कितनी बार, 2 बार, 2 से ये जाएगा कितनी बार, 6 बार। तो यहाँ पर जो शॉर्टेस्ट साइड है उनके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितनी है सर, 6 है। तो ये आपके सवाल का क्या आ जाएगा, जवाब आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, समय बचाने की कोशिश करते हैं। अब सवाल आगे आपके पास में, द लेंथ ऑफ 2 डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर 8 and 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, फाइंड एरिया, साइड और पेरीमीटर एंड हाइट ऑफ द रोम्बस, एंड हाइट ऑफ द रोम्बस। कैसे करोगे, ध्यान से देखो, कैसे करोगे, ध्यान से देखो। अच्छा एक चीज मुझे बताओ, रोम्बस जो है उसकी कुछ क्वालिटीज होती हैं। हाँ सर, थोड़ा तिरछा होता है, हाँ सर तिरछा होता है। तो इसका एक डायगोनल तो ये हो गया, एक डायगोनल तो ये हो गया, हाँ सर ठीक है सर। इसकी जो चारों साइड्स होती हैं वो बराबर होती हैं सर, हाँ इसकी चारों साइड्स बराबर होती हैं सर। और ये जो डायगोनल्स होते हैं इसकी लंबाई जो है वो अलग अलग होती है सर, हाँ सर इसकी लंबाई जो है वो अलग अलग होती है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। और इसके जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर क्या करते हैं, कट करते हैं, ठीक है सर, इंटरसेक्ट करते हैं, कट करते हैं, ठीक है सर। इसका मतलब ये जो है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, हाँ सर। और ये जो है, ये जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट भी करते हैं, यानी कि ये जो है इसकी लंबाई सेम होगी और ये जो है इसकी लंबाई सेम होगी। ठीक है सर, ठीक है सर। यानी ये क्या है सर, d2/2, ये क्या है सर, d1/2, और ये क्या है, a है, और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। मैंने बोला कि अगर मुझे रोम्बस का एरिया चाहिए, मुझे रोम्बस का एरिया चाहिए, तो वो तो मैं हाफ d1 इंटू d2 करके भी निकाल सकता था, हाँ सर। तो मेरे पास में एरिया कितना है सर, हाफ d1 कितना है सर, d1 8 और 6 है, तो ये 8 ले लिया, ये 6 ले लिया, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 48 का आधा यानी कि 24। तो 24 तो हर जगह दिया सर, 24 तो हर जगह दिया। ठीक है सर, पूरा करना पड़ेगा, इसका मतलब एग्जामिनर चाहता पूरा करो भैया। ठीक है सर, तो ये मेरे पास में क्या आ गया सर, एरिया आ गया। अब मुझे साइड निकालना है, अब साइड निकालना है तो मैं यहाँ पर फोकस कर रहा हूँ, ध्यान से देखो, मैं यहाँ पर फोकस कर रहा हूँ। ये जो है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, हाँ सर,
और ये 90 डिग्री है, हाँ सर, तो सबसे बड़ी साइड ये होगी, हाँ सर, ये जो है ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा, तो अगर मैं मान लेता हूं कि इसकी जो लंबाई है वो 6 है, तो ये कितना हो जाएगा सर, 3 हो जाएगा, हाँ सर, और इसकी जो लंबाई है वो अगर 8 है तो ये कितना हो जाएगा सर, 4 हो जाएगा। और अगर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ध्यान से समझना, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 3 है, ये 4 है, तो क्या ये 5 होगा, हाँ सर ये 5 होगा। इसका मतलब एक ही वैल्यू कितनी आ गई सर, 5 आ गई, यानी कि साइड कितनी आ गई सर, 5 आ गई, तो साइड भी 5 दिया हर जगह, ठीक है सर, ठीक है सर। अच्छा, अगर इसका पेरीमीटर निकालना है तो पेरीमीटर क्या होगा सर, 4 इंटू ए, 4 इंटू यानी कि 4 इंटू 5 यानी कि 20, तो सर वो भी दिया है आपके पास, वो भी दिया है आपके पास, आखिरी तक निकालना पड़ेगा, ठीक है सर। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि ये जो पैरेललोग्राम, ये जो रोम्बस है, इसका एरिया बेस इंटू हाइट करके भी निकाला जा सकता है क्या, हाँ निकाला जा सकता है। तो इसका बेस कितना है सर, 5 है, तो इसका बेस 5 है इंटू हाइट इज इक्वल टू एरिया कितना होगा सर, एरिया हाफ d1 d2 के बराबर कर सकते हैं, हाँ सर कर तो सकते हैं। और मुझे एरिया मालूम है कि कितना है, 24 है, ये हो गया सर 5h, तो h की वैल्यू कितनी होगी सर, 24/5, तो 5 4 जा 20 है ना, और 5 8 जा 40, तो डेसिमल लगेगा 4.8, यानी कि आपका जो हाइट है वो कितना है, 4.8 है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं, सिंपल, सरल, आसान, इजी। हालांकि एक सवाल में इतनी सारी चीजें नहीं पूछेगा, बट मुझे आपको इन सब का फॉर्मूला आपको बताना था, कैसे ऑपरेट करना था ये बताना था, इसलिए मैंने आपको सारी चीजें पूछ ली। बट पूछेगा कोई एक चीज, है ना, पूछेगा कोई एक चीज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस सवाल पर आते हैं। अब यहां पर क्या बोल रहा है, द रेडियस ऑफ ए व्हील इज 35 सेंटीमीटर, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय व्हील इन 500 रेवोल्यूशन। एक व्हील है, एक व्हील है, ठीक है, तो ये जब घूमेगी, मान लो ये पॉइंट है, यहां पर ये ए पॉइंट है, तो ये घूम के जब तक फिर से यहां पोजीशन पे नहीं आएगा तब तक ये पूरा एक चक्कर नहीं लगाएगा, हाँ नहीं लगाएगा। यानी कि एक व्हील जो है वो जो पूरा चक्कर जब लगाती है तो कितना घूमती है, 2πr घूमती है, 2πr घूमती है। तो एक चक्कर में ना ऐसे उसने n चक्कर लगा लिए, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने, 2πrn, n मतलब क्या है, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। तो यहां पर क्या बोल रहा है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय व्हील। तो यहां पर जो रिक्वायर्ड डिस्टेंस है आपका, यहां पर जो रिक्वायर्ड डिस्टेंस है आपका वो कितना होगा सर, वो होगा आपका 2πrn, 2πrn, तो 2 हो गया, ये 22/7 हो गया, रेडियस कितना हो गया सर आपका 35 हो गया, ठीक है, और नंबर ऑफ रेवोल्यूशन आपके पास कितने हो गए सर, 500 हो गए, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम यहां पर ये बोल सकते हैं, हम यहां पर ये बोल सकते हैं कि 7 से ये जाएगा 5 बार, ठीक है सर, और ये आपका 2 इंटू, इसको लिखा 2 इंटू 11, और ये हो गया 5 इंटू 500। तो यहां पर इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो कितना आ जाएगा सर, 1000 आ जाएगा। इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो कितना आ जाएगा सर, 10 आ जाएगा, ठीक है ना, ये 10 आ जाएगा। तो यहां पर हमारे पास कितना आएगा सर, ये 11 बचेगा। तो 11 के आगे 3 और 1 4 जीरो लगेंगे, 3 और 1 4 जीरो लगेंगे। अच्छा, ये जो चीज थी किसमें दी थी सर, सेंटीमीटर में दी थी। ये किसमें दी थी सर, सेंटीमीटर में दी थी। तो इसको किलोमीटर में चेंज करना पड़ेगा। जब इसको अपन किलोमीटर में चेंज करेंगे तो यहां पर ये आ जाएगा 1.1 किलोमीटर। ये कितना आ जाएगा, 1.1 किलोमीटर, है ना, 3 और 2 5, ठीक है ना। तो 5 के बाद डेसिमल लगेगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहां पर आंसर जो आएगा वो 1.1 किलोमीटर आएगा, ठीक है ना। ये जो चीज आ रही है किस में आ रही है, अभी सेंटीमीटर में आ रही है। ये किस में आ रही है, सेंटीमीटर में आ रही है। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है सर, 1000 मीटर होता है, ठीक है। ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं, आसान था। चलिए, तो नेक्स्ट सवाल आपको करना है, इसका मैं थोड़ा सा आपको हिंट दूंगा, कैलकुलेशन आपको करना है। आपसे बोला रेडियस ऑफ ए व्हील इज 21 सेंटीमीटर, ठीक है, तो रेडियस 21 सेंटीमीटर है। व्हील मेक 29 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट, 1 मिनट में 29 रेवोल्यूशन बनाती हैं। हाउ मच टाइम टेकन टू कवर 1.914 किलोमीटर। तो आपको यहां पर समझना यह है कि भैया आपने ये बोला कि 2πrn ये टोटल डिस्टेंस होता है, हाँ सर ये टोटल डिस्टेंस होता है। ये जो टोटल डिस्टेंस है ये ट्रेवल करने में इसको मान लो 1 मिनट लगेगा, ठीक है ना, 1 मिनट लगेगा, ठीक है सर, है ना। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू 22/7, आर कितना है सर 21 सेंटीमीटर, एन कितना है सर 29 है, और इसको 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट लगेगा, ठीक है। और ये सारी चीज़ें किस में है सर, ये सारी चीज़ें सेंटीमीटर में। 2 और पाई तो कांस्टेंट है, आर सेंटीमीटर में है, एन कांस्टेंट है। इसको करने में 1 मिनट लगेगा। आपको डिस्टेंस कितना करवाना है, आपको डिस्टेंस इतना करवाना है। तो मैंने कहा यार ये हो गया 1.914 किलो का 1000 आएगा और इसका 100 आएगा। तो ये भी सेंटीमीटर में आ गया, हाँ सेंटीमीटर आ गया। अब इसको आपको टाइम में कन्वर्ट करना है कि इतना डिस्टेंस के लिए इतना टाइम, तो इतने के लिए कितना टाइम। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर 1.914 इंटू
यहाँ पर आपका 3 और 2 5 0 इंटू 1 मिनट 1 मिनट, और यहाँ पर नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा आपके पास में 2 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 29। तो यहाँ से आपको जो मिलेगा वो मिनट में मिल जाएगा। ठीक है, तो जब आप काटा पीटी मचाओगे तो वो कितना आएगा, 50 मिनट आएगा। बहुत आसानी से आप काटा पीटी मचा सकते हो। तो आंसर जो आएगा वो कितना आएगा आपके पास, 50 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं, पक्का क्लियर से, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। थोड़ा सा टाइम बचाना चाहता हूँ इसलिए मैंने आपका कैलकुलेशन वाला पार्ट आपके ऊपर छोड़ा। आप काटा पीटी करना है बस और कुछ नहीं करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और इस सवाल पे आते हैं। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा 3D पे आ जाते हैं। तो 3D में आपके पास क्या क्या आता है सर? 3D में आपके पास में क्यूब आता है, आपके पास में क्यूबॉइड आता है, ठीक है ना। उसके बाद फिर आपके पास में सिलेंडर आता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद में आपके पास कोन आता है, कोन आया भैया, कोन आया, कोन आया। फिर उसके बाद आपके पास में स्फीयर और हेमिस्फीयर आता है, ठीक है ना, स्फीयर और हेमिस्फीयर आता है। अब ध्यान से देखो क्यूब में क्या होता है कि क्यूब में ये 3D बॉडी होती है ना, 3 डायमेंशनल बॉडी होती है। तो इसमें जो हर एक साइड होती है इसकी, ये क्या होती है सर, बराबर होती है। तो इसका एक वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम कैसे निकालते हैं सर आपका, इसकी वॉल्यूम जो होता है वो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है ना, L इंटू बी इंटू एच होता है। अब लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों जो चीज़ें इसकी वो क्या है सर, ए है। तो ए इंटू ए करेंगे तो क्या आएगा सर, ए क्यूब आएगा। ठीक है सर। अब इसका एक क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है। तो अगर मैं सामने से इसको देखूंगा तो इस सरफेस का एरिया कितना होगा, ए इंटू ए। इसका कितना होगा सर, ए इंटू ए। ऐसा ऊपर से देखूं तो ए इंटू ए। तो ऐसे कितने फेसेस होते हैं इसके सर, 6 फेसेस होते हैं। तो हर एक फेस का एरिया कितना है, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर। तो यहां पर अगर टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो वो कितना आएगा सर, 6a स्क्वायर आएगा। फिर एक होता है इसका सर लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है कि ऊपर और नीचे को छोड़ दो, बस साइड साइड के ले लो। तो साइड साइड के ले लो तो आपके टोटल कितने फेस थे, 6। उसमें से ऊपर और नीचे को छोड़ दिया तो बचे कितने, 2 हटाने के बाद 4। तो यानी कि हर फेस का एरिया तो a स्क्वायर था। तो यहां पर जो लेटरल सरफेस एरिया होता है वो होता है आपका 4a स्क्वायर। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, समझ में आ गया। ठीक है सर। अब हम बात करते हैं क्यूबॉइड की। तो क्यूबॉइड में क्या होता है सर, क्यूबॉइड में आपका जो डायग्राम बनता है वो ऐसे बनता है। ठीक है, डायग्राम जो बनता है वो ऐसे बनता है। तो इसकी एक लंबाई होती है, इसकी एक चौड़ाई होती है और इसकी एक हाइट होती है, इसकी एक हाइट होती है। ठीक है सर, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं। तो इसको अपन यहाँ से ऐसे हटाते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं कि इसकी एक हाइट होती है। अब इसका एक वॉल्यूम होता है। इसका वॉल्यूम क्या होता है सर, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है सर। अब इसका टोटल सरफेस एरिया होगा सर, हाँ टोटल सरफेस एरिया होगा सर। तो यहाँ पर देखो ये सामने से जो दिख रहा है ना, सामने से वो L इंटू बी दिख रहा है, सॉरी L इंटू एच दिख रहा है ना। ये जो चीज़ है, ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जो चीज़ है ये आपकी L है और ये आपका H है। तो इसका जो एरिया होगा वो कितना होगा सर, L इंटू एच होगा। हाँ सर, L इंटू एच होगा। ऐसा सामने है तो इसे पीछे भी होगा। हाँ सर, तो ये 2 बार आ जाएगा। हाँ सर, 2 बार आ जाएगा। ठीक है सर। उस तरह से अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ये क्या होगा सर, ये B और ये H होगा। तो इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा, B इंटू एच होगा। ऐसे इधर भी है तो ये क्या हो जाएगा सर, ट्वाइस ऑफ BH हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ BH हो जाएगा। ठीक है सर, ये हो गया। अगर मैं ऊपर से देखूं तो यहाँ पर ये क्या है सर, ये वाला पार्ट क्या आपका लेंथ है और ये वाला पार्ट आपका क्या है, B है। तो ये वाला पार्ट क्या होगा, L इंटू बी। तो L इंटू बी जो है वो ऊपर से भी होगा और नीचे से भी हो गया। तो ये हो गया 2। तो यहाँ से अगर हम 2 कॉमन निकाल लें तो ये हो जाएगा L इंटू बी प्लस B इंटू एच प्लस H इंटू एल। तो ये जो चीज़ है ये क्या है, आपका टोटल सरफेस एरिया है। ये क्या है सर, आपका टोटल सरफेस एरिया है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है सर। अच्छा, अब यहां पर आपके पास है टोटल सरफेस एरिया भी आ गया सर। अच्छा, अब यहां पर ये मान लो कोई कमरा है जो कि क्यूबॉइडल शेप का है ना, क्यूबॉइडल शेप का कोई कमरा है। ठीक है ना। अब ये कमरा अगर है तो इस कमरे में अगर सबसे लंबी या लॉन्गेस्ट पोल रखना चाहता हूं मैं, है ना, तो वो कितनी लंबी हो सकती है, उसकी लंबाई क्या हो सकती है वो आपको पता लगानी। तो लंबी पोल कैसे रखते हैं, मान लीजिए ये जो कमरा है, इस कमरे के उस कोने पे मैंने एक कोना रखा उस पोल का, ठीक है, और दूसरा कोना मैं उस कोने पे रख रहा हूं। तो ये सबसे लंबी पोल इस कमरे के अंदर आ सकती है। वो ऐसे रखने पे नहीं आएगी, ऐसे रखने पे नहीं आएगी, ऐसे रखने पे तो लंबी पोल नहीं होगी, ऐसे रखने पे भी लंबी पोल नहीं होगी। ऐसे रखने पे आपको लग रहा हो कि डायगोनली रखते हैं, मगर ऐसे नहीं रखना, आपको ऐसे रखना है। एक पॉइंट इस कमरे के नीचे वाले कॉर्नर पर और एक ऊपर वाले कॉर्नर पर, इस पोजीशन पर जो पोल होगी वो सबसे लंबी पोल होगी। तो वो लंबी पोल की लंबाई कैसे निकालते हैं सर, वो देखो यहां पर ध्यान से, वो कैसे निकालते हैं सर, ध्यान से देखो। तो मैंने बोला सर पहले क्यूबॉइड बना लेते हैं। ये क्यूबॉइड बनाया सर। अब हम यहां पर क्या बोल रहे हैं, ध्यान से देखो, हम यहां पर क्या बोल रहे हैं, अगर इसको थोड़ा सा पीछे लेके जाएं, ठीक है, पीछे लेके जाएं, ठीक है ना, तो यहां पर आपको ये समझ में आएगा
कि यहां पर इस कोने पे अपन ने एक कोना रखा है पोल का और एक यहां रखा है, यहां रखा है। तो ये जो होगा पोल, ये आपकी इसकी लंबाई निकालनी है। तो ये कैसे होगा मालूम है आपको, ये कैसे होगा मालूम है आपको, ध्यान से समझना। ये जो होगा, ये तो एक तो ये आपको लंबाई दिख रही होगी बेस में, और यहां पर ऊपर जाना है, आपको ऊपर जाना है। तो ये जो लंबाई होगी ये L होगी, ये B होगी और ये H होगी। आपको यहां पर जाना है, यहां पर आपको यहां पर जाना है। तो पहले आप क्या करो, आप ये निकाल लो, ये निकाल लो। ये जो लेंथ होगी क्या होगी सर, ये L और B के हिसाब से ये हो जाएगी आपकी सर L² प्लस B² का अंडर रूट। ठीक है सर। अब ये लेंथ आ गई और ये लेंथ कितनी सर आपकी H है, और आपको ये निकालना है। तो ये कितना होगा सर, अब यहां पर भी पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। तो ये होगा, इसका स्क्वायर करो, ये हो जाएगा सर L² प्लस B²। इसका स्क्वायर करो यानी कि H², और फिर इसका क्या ले लो, स्क्वायर रूट ले लो। तो यानी कि यहां पर जो लॉन्गेस्ट पोल आएगा, यहां पर जो लॉन्गेस्ट पोल आएगा उसकी जो लंबाई होगी, उसकी जो लंबाई होगी वो कितनी होगी, वो होगी अंडर रूट ऑफ L² प्लस B² प्लस H²। वो कितनी होगी सर, L² प्लस B² प्लस H²। क्या ये बात समझ में आ रही है, हाँ या ना? तो ये आपको पूछा जा सकता है सवाल में। ठीक है, चलो ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपन बात करते हैं सर, अगर सिलेंडर है, अगर आपके पास में सिलेंडर है तो सिलेंडर कैसा दिखता है सर, ऐसा दिखता है। ठीक है, ऐसा दिखता है। ठीक है सर। अब यहां पर इसका कुछ रेडियस होता है सर, हाँ सर, और इसकी कोई हाइट होती है सर, हाँ सर। तो इसका एक वॉल्यूम होता है, वो वॉल्यूम कितना निकलता है सर, पाई r² इंटू एच। पाई r² क्या हो गया, ये नीचे वाला बेस है, और इंटू हाइट कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसका वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ठीक है सर, आ गया। इसके बाद में इसका एक होता है आपका कर्व सरफेस एरिया, एक होता है इसका कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया नहीं कि ये वाला एरिया। अब ये वाला एरिया अगर मैं इसको यहां से ब्रेक कर दूं और इसको ऐसे फैला दूं तो कुछ आपको ऐसा दिखाई देगा, ये आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो ये जो लंबाई है, ये जो लंबाई है, इसको अगर ऐसे फोल्ड कर देंगे तो सिलेंडर बन जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, ये आपको पता है कि ये जो है ये आपका क्या है, ये H है। तो जब मैं इसको ओपन करूंगा तो ये तो आपका H ही रहेगा, हाँ सर। और ये जो पार्ट आप घूम रहे थे, ध्यान से देखना, ये जो आप पार्ट घूम रहे थे, ये वाला पार्ट, इसकी लंबाई कितनी है, मैंने कहा इसकी लंबाई तो 2πr है। इसी को तो आपने ओपन कर दिया, यानी कि ये लंबाई कितनी आ गई सर, ये 2πr आ गई। ठीक है सर। और ये क्या बन गया, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकलता है, दिस इंटू दिस। तो यहां पर कर्व सरफेस एरिया कितना होता है सर, 2πrh होता है। ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया। अब अपन बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है सर, ये जो एरिया है प्लस नीचे वाला एरिया और ऊपर वाला एरिया। तो ऊपर और नीचे क्या बना है सर, सर्कल बना है, और सर्कल का एरिया क्या होता है, πr²। तो ये क्या होता है सर, ये होता है आपका πr²। 2 बार होता है ऊपर नीचे, तो इसको ट्वाइस कर दिया। और कर्व सरफेस एरिया अभी आपने निकाला, वो कितना होता है, 2πrh। तो अगर मैं यहां से 2π और r कॉमन निकाल लूं तो यहां पर क्या बचेगा, r प्लस h बचेगा। तो ये आपका क्या आ गया, टोटल सरफेस एरिया आ गया, किसका, सिलेंडर का आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। अब हम बात करते हैं यहां पर कोन की। ठीक है, तो यहां पर अगर हमने कोन बनाया, यहां पर अगर हमने कोन बनाया तो यहां पर कोन का ये रेडियस है आपका, और ये कोन की क्या है सर, हाइट है। ये कोन की क्या है सर, हाइट है। ठीक है, तो इसके अंदर जो वॉल्यूम आता है वो कैसे आता है, वो आता है 1/3 टाइम्स ऑफ πr²h। ये इसका वॉल्यूम होता है। ठीक है सर। इसका एक क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया होता है। ठीक है ना, इसका एक कर्व सरफेस एरिया होता है। तो कर्व सरफेस एरिया यानी कि CSA क्या होगा इसका, ये वाला एरिया। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर ये R है और ये H है और इसको मैंने L मान लिया, ये जो है ये आपकी होती है स्लैंट हाइट। ये क्या होती है सर, स्लैंट हाइट। ठीक है, ठीक है सर। तो ये जो स्लैंट हाइट होती है यानी कि L, ये एक्चुअली में क्या होती है, ये एक्चुअली में H² प्लस R² होती है। H² प्लस R² होती है ना। क्यों, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा ना, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। ठीक है सर, समझ में आ गया। तो ये यहां पर ये जो कर्व सरफेस एरिया होता है ये एक्चुअली में क्या होता है, ये होता है आपका πrl। ये क्या होता है, πrl। ये आपका कर्व सरफेस एरिया हो गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की, ये क्या हो गया आपका कर्व सरफेस एरिया हो गया। अगर मैं इसी में आपका टोटल सरफेस एरिया निकालने की कोशिश करूं, टोटल सरफेस एरिया निकालने की कोशिश करूं, तो मैं क्या करूंगा, इसी πrl में ऊपर वाला सर्कल का एरिया ऐड कर दूंगा। तो वो कितना होता है सर, वो होता है आपका πr² प्लस πrl। तो अगर मैं यहां से पाई और r कॉमन निकाल लूं तो ये क्या आएगा, r प्लस एल। ये कितना आएगा, r प्लस एल।
कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की? तो ये कोन हो गया, ये सिलेंडर हो गया, इतना आपको पता होना चाहिए किसी भी सवालों को करने के लिए। हालांकि बहुत ज्यादा टफ सवाल नहीं आएंगे आपको, बेसिक सवाल आएंगे, बट बेसिक सवाल में आपसे अगर ये पी पूछ लेता है कि टोटल सरफेस एरिया बता दो, कर्व सरफेस एरिया बता दो, वॉल्यूम बता दो, तो भी आपको पता होना चाहिए। या इनके बीच में कुछ रिलेशन आ गया तो इनके वॉल्यूम के बीच में एक रिलेशन पता होना चाहिए, या इनका वॉल्यूम पता होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहां तक किसी को नहीं? एक बार अच्छे से इसको देखो, नोट डाउन कर लो आप। ठीक है, या अपन अभी इसको हटा दें, इसको हटा दें, ये तो हो गया, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, चलो अभी इस सवाल को आप पढ़ने की कोशिश करो और ट्राई करने की कोशिश करो। ठीक है, ट्राई करने की कोशिश करो। चलो, तो जो कुछ भी अभी सीखा है उसको अप्लाई करके देखते हैं। आपके पास में यहाँ पर 3 क्यूब्स हैं जिनकी साइज 5 सेंटीमीटर दी गई है, उनको जोड़ दिया गया है इस तरह से कि वो क्यूबॉइड बन गया है। उस क्यूबॉइड का आपको क्या चाहिए? सरफेस एरिया चाहिए। तो क्यूबॉइड के सरफेस एरिया के लिए आपको उस क्यूबॉइड का लेंथ, ब्रेथ और हाइट पता होना चाहिए। तो यहाँ पर है क्या? यहाँ पर ये जो आपका क्यूबॉइड बना है ना, ये जो क्यूबॉइड बना है ना, ये कुछ ऐसा बना है, ये कुछ ऐसा बना है। इसके अंदर आपके 3 क्यूब्स हैं, इसके अंदर आपके 3 क्यूब्स हैं। तो मैंने इन 3 क्यूब्स को ऐसे जोड़कर एक क्यूबॉइड बना दिया। ठीक है ना? अच्छा, तो मैंने बोला कि हर एक क्यूब की जो साइड है वो 5 5 5 है, तो इसका मतलब इसकी लंबाई कितनी हो गई सर? 15 हो गई। ठीक है सर, और ये जो चौड़ाई है ये 5 ही रहेगी, इसकी जो हाइट है वो भी 5 रहेगी। यानी कि मेरे पास लंबाई जो है वो 15 है, ब्रेथ जो है वो 5 है, और जो हाइट है वो भी मेरे पास में 5 है। और मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है इसका सरफेस एरिया, है ना? तो टोटल सरफेस एरिया जो इसका निकाला जाता है वो कैसे निकाला जा सकता है? ट्वाइस ऑफ एल बी, बी एच और एच एल। अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं? यहां पर हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ, तो यहां पर 15 इंटू 5 करेंगे, फिर 5 इंटू 5 करेंगे, और फिर 5 इंटू 15 करेंगे, है ना? ऐसे ही करेंगे। हाँ सर, ऐसे ही करेंगे। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा सर? 75 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, और ये 75 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा सर? ये आपका 100 हो गया, 175 हो गया, 2 इंटू 175। ठीक है, 75 का डबल होता है हमारा 150, और ये हो गया 200, तो ये हो जाएगा आपका 350। ठीक है ना? तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा सर? फर्स्ट ऑप्शन। हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा सर? फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? आगे बढ़ते हैं, टाइम बचाने की कोशिश करते हैं। ये सवाल तो हो गया सर। अब हम यहाँ बात करते हैं, अच्छा यहाँ पर स्फीयर आ गया, तो स्फीयर के बारे में जानकारी ले लेते हैं। आपके पास एक स्फीयर है, स्फीयर एक 3D ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो 3D ऑब्जेक्ट होता है सर। तो यहाँ पर इसका वॉल्यूम होता है आपका 4/3 पाई r3। ठीक है, इसका एक कर्व सरफेस एरिया होता है। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया होता है जिसको हम टोटल सरफेस एरिया भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुल मिलाकर एक ही एरिया होता है इसका, टोटल सरफेस एरिया। वो क्या होता है सर? वो होता है आपका 4 पाई r²। ठीक है सर, अब इसके बाद एक हेमिस्फीयर अगर हम बनाते हैं, इसको कट कर देते हैं, तो एक हेमिस्फीयर बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपका r है, ये आपका r है। ठीक है सर, तो ये जो हेमिस्फीयर होता है, फिर इसका जो वॉल्यूम होता है वो जाहिर सी बात है कि इसका आधा है, तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो 2/3 पाई r³ होगा। ठीक है, बट इस केस में आपका एक कर्व सरफेस एरिया भी होगा, और एक कर्व प्लस ऊपर वाला एरिया जोड़ने पे टोटल सरफेस एरिया भी आ जाएगा। तो यहाँ पर एक कर्व सरफेस एरिया होता है, तो वो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? ये होता है। अभी आपको मालूम है कि अगर इसका टोटल सरफेस एरिया जो था वो 4 पाई r² है, तो आधा करेंगे तो ये वाला जो एरिया बचेगा वो 2 पाई r² रहेगा। ठीक है सर, बट इसका अगर ये ऊपर वाला एरिया भी जोड़ दें इस कर्व सरफेस एरिया में, तो आपका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। ऊपर वाला कितना होगा सर? पाई r², सर्कल की तरह है, तो 2 पाई r² प्लस पाई² कितना हो जाएगा? 3 पाई r²। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? चलिए, तो अब इस सवाल को करते हैं, इस सवाल को करते हैं, और यहां पर हम आते हैं सवाल के ऊपर। ध्यान से देखो, डायमीटर ऑफ ए मेटेलिक स्फीयर इज 6 सेंटीमीटर। तो ये आपको क्या दिया है? डायमीटर दिया है, यानी कि रेडियस जो होगा वो 3 सेंटीमीटर होगा, है ना? ठीक है, इट इज मेल्ट टू फॉर्म ए वायर। वायर का मतलब क्या है? वायर का मतलब है सिलिंड्रिकल वायर। ठीक है, सिलिंड्रिकल वायर, वायर का मतलब है सिलिंड्रिकल वायर। ठीक है, हैविंग डायमीटर 0.2 सेंटीमीटर, उसका डायमीटर 0.2 सेंटीमीटर है। आपसे लेंथ पूछ रहा है, लेंथ पूछ रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि आपके पास में एक स्फीयर था, आपने इसको मेल्ट करके क्या बना दिया है? एक वायर बना दिया है। ठीक है, आपने इसको क्या बना दिया है? एक वायर बना दिया। ठीक है, जो कि सिलिंड्रिकल शेप में होगा। ठीक है सर, तो इसका जो रेडियस है वो आपके पास में 3 सेंटीमीटर है, इसका जो रेडियस है वो आपके पास में 0.2 सेंटीमीटर है। इसकी आपको लंबाई पूछ रहा है, जिसको हम h से डिनोट करते हैं, तो आपको h पूछ रहा है यहाँ पर। अब मुझे बताओ, आपने इसको मेल्ट करके इसको बनाया है, इसका मतलब ये कि इसका जो वॉल्यूम होगा और इसका जो वॉल्यूम होगा वो बराबर होगा। सेम कंटेंट आपने यूज किया है ना, तो इसका जो वॉल्यूम होगा, इसका जो वॉल्यूम होगा बराबर होगा। तो इसका वॉल्यूम कितना है? इसका वॉल्यूम है सर आपका 4/3 पाई r³, यानी कि 3 का क्यूब,
और इसका जो वॉल्यूम है वो कितना होता है सर 1/3 आपका, सॉरी पाई आर स्क्वायर एच, कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। अब आर कितना है इसका 0.2 है, तो 0.2 का स्क्वायर और एच आपको निकालना है। अब आप यहां पर क्या करने वाले हो, ध्यान से देखो, पाई तो यहां से कैंसिल हो जाएगा सर, हाँ सर कैंसिल हो जाएगा, यहां पर बचेगा सर 4/3, यहां पर कितना होगा सर 3 इंटू 3 इज इक्वल टू, यहां पर क्या लिख सकते हैं अपन 0.2 का क्यूब यानी कि 0.008 इंटू कितना हो गया सर h हो गया। अब यहां से ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, आपको h निकालना है, तो h कैसे निकाला जाएगा ध्यान से देखो, h कैसे निकाला जाएगा ध्यान से देखो, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, तो ये हो गया आपके पास 36 और ये हो गया आपके पास में 0.008। तो आप इसको यहां पर बोल सकते हो कि ये 36 के आगे 3 0 लग जाएंगे, हाँ सर, और नीचे कितना आ जाएगा सर आपके पास 8 आ जाएगा। तो यहां से सॉल्व करने पे आपको क्या मिलेगा सर h मिलेगा। अब यहां पर ये सारी चीजें ये किस में दी हैं सर, सेंटीमीटर में दी गई हैं, तो यहां पर जो भी आएगा वो सेंटीमीटर में आएगा, इसको फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको किस में, मीटर में, ठीक है, किस में करना पड़ेगा, मीटर में। तो ये 8 4 जा कितना हो जाएगा 32 और बचेगा आपके पास में 8 5 जा 40, ठीक है, तो 8 4 जा 32, ये हो गया आपके पास 2 0, अगर इसको मैं 100 से डिवाइड कर दूंगा तो ये बन जाएगा आपका 45 और ये आ जाएगा आपका मीटर में, ठीक है, 45 ये आ जाएगा आपका मीटर में, ठीक है। 4/3 मेटेलिक डायमीटर ऑफ मेटेलिक स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, तो 3 3 जा 9 4 जा 36 ये हो गया अपने पास, और ये हो गया आपके पास में कितना 0.2 का क्यूब। एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ पर चेक करने पे क्या मिलेगा अपने को 36 मिलेगा और यहाँ पर मिलेगा 0.2 यानी कि 2/10 और 2/10, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपके पास कितना 9 4.5, तो ये अपन इससे जाएगा आपका ये और 2 0 लगेगा, हटाएंगे तो अपने पास 45 ही आएगा, ठीक है, ठीक है, तो इसको अपन 45 करते हैं, ठीक है 45 करते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, और यहां पर आपके पास में आ गया सवाल, द सम ऑफ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड इज 25 सेंटीमीटर एंड इट्स डायगोनल इज 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो आपके पास में एक क्यूबॉइड है जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट का सम आपको दिया गया, तो लेंथ ब्रेथ और हाइट का सम आपको कितना दिया सर 25 दिया गया है, एंड डायगोनल की जो लंबाई है, डायगोनल इसके केस में क्या होता है सर, डायगोनल इसके केस में क्या होता है सर, वो होता है सर आपका l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये आपको कितना दिया सर, ये आपको 15 दिया गया है। आपसे बोला टोटल सरफेस एरिया निकालिए, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है सर, ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये होता है। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, हाँ सर इसकी वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालेंगे ध्यान से देखो, मैंने बोला मेरे पास में एल बी और एच का जो सम है वो 25 दिया है, तो अगर मैं यहाँ पर दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दूँ तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच और प्लस एच एल, ये बन जाएगा, हाँ सर बन जाएगा, और ये किसके बराबर आएगा 625 के बराबर आएगा, ठीक है सर। अब यहाँ पर मेरे को ये पता है कि यहाँ पर अगर मैं इस वाले का स्क्वायरिंग कर दूँ दोनों तरफ, तो मैं इसी चीज़ को क्या बोल सकता हूँ, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा सर 225 हो जाएगा, ठीक है सर, ये हो गया। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आ गई सर 225 प्लस इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है, ठीक है, इसकी वैल्यू मुझे क्या करनी है, निकालनी है, और ये आ गया आपके पास में कितना 625 के बराबर। अब मुझे अगर इसकी वैल्यू चाहिए तो मैं इसको उधर भेज दूंगा, तो मेरे को क्या मिलने वाला है, ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल इज इक्वल टू कितना आ जाएगा सर 400 आ जाएगा, यानी कि हमारा जो आंसर है वो कितना है 400 है। तो ये हमारा सेकंड ऑप्शन सही जवाब है, ये हमारा सेकंड ऑप्शन सही जवाब है, ठीक है। तो सिंपल मैथमेटिक्स है, इतना तो आपने किया ही होगा, बस आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए, रिलेशन पता होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस सवाल की चर्चा करते हैं। अब यहां पर क्या बोल रहा है, रेडियस ऑफ ए सॉलिड स्फीयर है ना, सॉलिड स्फीयर इज 10 सेंटीमीटर, तो यानी कि यहां पर एक स्फीयर है और उसका जो रेडियस है वो कितना दिया आपको 10 सेंटीमीटर दिया है। इसको अपन ने मेल्ट किया है और इसको मेल्ट करके अपन ने छोटे छोटे छर्रे बना लिए, छोटे छोटे स्फीयर्स बना लिए, उसका जो है यहां पर अपन ने लिख देते हैं स्मॉल स्फीयर, ठीक है, स्मॉल स्फीयर, इसका जो रेडियस है वो कितना है सर 0.2 सेंटीमीटर है, ठीक है, इसका कितना था 10 सेंटीमीटर था। आपसे बोला नंबर ऑफ स्फीयर बताइए क्या होगा। अब मैं बता रहा हूं आपको कि भैया ये बड़ा सा स्फीयर था, इसको मेल्ट किया और मेल्ट करने के बाद में छोटे छोटे अपने स्फीयर बना लिए, इसका मतलब इन दोनों का जो वॉल्यूम होगा सेम ही होगा, हाँ या ना, ठीक है। तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा सर 4/3 पाई आर क्यूब, हाँ सर, इज इक्वल टू यहां पर जो होगा वो क्या होगा सर 4/3
पाई स्मॉल r क्यूब इंटू नंबर ऑफ स्फीयर, नंबर ऑफ स्मॉल स्फीयर, जो कि आपको निकालना है। तो यहां पर आप क्या कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, ध्यान से देखो, यहां से 4/3 पाई तो चला जाएगा, हाँ सर, तो यहां पर बचेगा r का क्यूब और नीचे बचेगा r का क्यूब इज इक्वल टू n। तो यहां पर r कितना है सर, 10 है, तो यहां पर लिखेंगे 10 इंटू 10 इंटू 10, और यहां पर कितना आ जाएगा स्मॉल r यानी कि 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2। तो यहां पर इसको जब सॉल्व करोगे, इसका अगर डेसिमल हटा दोगे, अगर इसका डेसिमल हटाओगे तो 3 जीरो ऊपर आ जाएंगे, है ना, और ये 1000 को 8 काटेगा 125 बार, 125 बार और 3 जीरो और आ जाएंगे, तो ये आपका नंबर ऑफ स्फीयर आ जाएगा। तो ये आपका पहला ऑप्शन जो है वो इस सवाल का सही जवाब होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन जो होगा वो इस सवाल का सही जवाब होगा। सिंपल, सरल, आसान, ईजी। आगे बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का देखते हैं, जो कि आपके सामने यहां पर है। अब यहां पर क्या बोल रहा है कि रेडियस ऑफ ए सॉलिड कोन इज 12 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 30 सेंटीमीटर। तो यहां पर आपके पास में एक कोन है, आपके पास में एक कोन है, इसका आपको रेडियस पता है कितना है 12 सेंटीमीटर, और इसकी आपको हाइट पता है वो कितनी है सर, आपकी 30 सेंटीमीटर। ठीक है सर, आपसे बोल रहा है कि इसको मेल्ट करके हम एक सिलेंडर बना रहे हैं। तो इसको मेल्ट करके अगर अपन एक सिलेंडर बना रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि इन दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। हाँ सर, इन दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। इसका रेडियस कितना है सर, इसका रेडियस 6 है, तो इसका रेडियस आपको 6 दिया है, आपसे इसका हाइट पूछ रहा है, तो आपको इसका क्या निकालना है सर, हाइट निकालना है। तो पहले अपने को ये समझना पड़ेगा कि ये जो कोन है इसका वॉल्यूम कितना होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, हाँ, अच्छा, यहां पर अगर हम बात करते हैं, यहां पर हम बात करते हैं कि यहां पर इसकी जो हाइट है वो कैपिटल H है, जो हमें निकालनी है। यहां पर कितना होगा, इसकी हाइट अपन ने, इसका रेडियस अपन ने कैपिटल R मान लिया, ये कितना होगा सर, पाई r स्क्वायर h हो जाएगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं सर, ये जो पाई है ये तो कैंसिल कर दो। ठीक है सर, हमें h निकालना है, तो हमने h को एक तरफ रखा, ये कितना हो गया सर, ये हो गया 1/3 r स्क्वायर, इसका r कितना है 12, तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर। इसकी हाइट कितनी है सर, 30। इसके नीचे कौन आएगा सर, ये वाला r स्क्वायर आएगा, यानी कि कितना आएगा 6 इंटू 6। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं सर, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो मैंने कहा यार ये 36 हो रहा है, ये 36 हो रहा है, 36 से ये 12 जो इसको काटेगा वो कितनी बार काटेगा, 3 बार काटेगा। ठीक है सर, और 3 से ये जाएगा कितनी बार, 10 बार। 3 से ये कितनी बार जाएगा सर, 4 बार। 4 इंटू 10 कितना हो जाएगा सर, 40। तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, यानी कि आपका जो हाइट आएगा वो कितना आएगा सर भैया, 40 आ जाएगा। तो ये आपका जो पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है, ये आपका सही जवाब है। ठीक है, बात समझ में आ रही, मेल्ट करने में वॉल्यूम सेम ही रहेगा, ये बात आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूं आज के सेशन में आपको जो कुछ भी पढ़ाया गया है, बताया गया है, वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और यहां पर आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आप हमारे YouTube चैनल के थ्रू उसको फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। सारा कंटेंट आपको जो मिलता है वो वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है, वेल रिसर्च और क्वालिटी कंटेंट होता है, और यहाँ पर आपको सारी चीज़ें जो मिल रही हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं। कोई भी आपको पेड बैचेस नहीं बेचे जाते हैं, ना तो आपसे कुछ चार्ज किया जाता है। ठीक है, और सारा जो सिलेबस है वो आपको कवर करवाया जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो नॉलेज है, ये लोगों तक शेयर करेंगे ताकि और भी लोग इसका फायदा उठा सकें। और अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।